Good evening, everybody. I welcome all of you on behalf of NJ Funds Network. And today, as all of you are aware, we are having a session on welcome to the world of mutual fund. And to give you insight about this topic, we have very well-known speaker of our industry. You must have seen him regularly on many business news channel like CNBC, Z News, Z Business regularly. He is none other than Mr. Ashish Somaya. Is presently CEO of White Oak AMC. Earlier, he has worked at a very senior position in different AMC like ICICI AMC, Motilal AMC. Motilal AMC, he was as a CEO. एंड इनका ये इंडस्ट्री में करीबन 20 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है. तो वी आर वेरी फॉर्चुनेट कि आज हमारे साथ आशीष जी हैं और वो हमें ये टॉपिक के बारे में नॉलेज देंगे. और इसके बाद में आपकी कोई भी क्वेरी हो म्यूचुअल फंड रिलेटेड विज़ मार्केट, तो एट द एंड ऑफ द सेशन हमने Q&A सेशन रखा है. ऑलरेडी लिंक आपके पास आ चुकी है, वहां पे आप आपके क्वेश्चंस टाइप कर सकते हैं. आफ्टर this session we'll take your questions and we'll try to address all your concerns. So now I won't take your much of time and would like to invite Ashish sir. Ashish sir, please welcome you, and please take us through the journey of this welcome to the world of mutual fund. Thank you, Vinay ji. Thank you very much. Thank you, NJ India Invest के सारे all our investors, जितने भी हमारे निवेशक हैं, जितने भी NJ के पार्टनर्स हैं, काफ़ी सारे NJ के पार्टनर्स और NJ के जो एम्प्लॉयज़ हैं, काफ़ी मेरे मित्र भी हैं बहुत सालों से. They have been my friends since many years now, since the time we have been in the industry since 1999. So good evening everybody. I would like to thank all of you कि आप सभी ने समय निकाल के इस वेबिनार पे आप जुड़े हैं एंड आपने अपना कीमती समय हमसे बात करने के लिए दिया. सबसे पहले तो ये जो कोविड-19 का पूरा जो सिनारियो चल रहा है, इसके बीच में मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग पूरा एहतियात बरत रहे हैं. I hope you are taking all necessary precautions and I hope and pray to God that everybody in your family and your friends सभी सेफ हैं. और अगर किसी को दुर्भाग्यपूर्ण किसी कारण से इन्फेक्शन या वायरस की वजह से कोई क्षति पहुंची है, तो जल्दी ठीक हो जाए और सभी लोग सेफ हों और and we come out of this second wave safe and sound and we can all look forward to a very bright future. तो once again NJ की सारी टीम, पार्टनर्स और हमारे सारे जो इन्वेस्टर्स हैं, इन सब लोगों को मैं धन्यवाद कहता हूँ और इन सब की सेफ्टी के लिए मेरी पूरी की पूरी प्रार्थनाएं आपके साथ हैं. आज का जो टॉपिक है, मैं हिंदी और इंग्लिश, जैसा अब तक आपने देख ही लिया होगा, आई विल बी स्पीकिंग इन अ मिक्स ऑफ इंग्लिश एंड हिंदी. ये जो पावर पॉइंट स्लाइड्स प्रेजेंटेशंस वगैरह के साथ आपको नहीं बोर करूँगा, तो केवल आपको मेरा चेहरा देख के ही बोर होना है. लेकिन जो भी आज का टॉपिक मुझे समझाया गया है कि वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ म्यूचुअल फंड्स, तो मेरी समझ में ये आता है कि जैसे हमारे यहाँ पे जितने भी पार्टनर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, मुझे समझाया गया है कि या तो ये अभी इन द रिसेंट पास्ट यू हैव स्टार्टेड योर जर्नी ऑफ इन्वेस्टिंग विथ म्यूचुअल फंड्स, और मे बी अभी आप अपनी जर्नी की शुरुआत कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट्स और इक्विटी मार्केट्स, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स या म्यूचुअल फंड्स इन जनरल. ये जो अपनी जर्नी जो है, ये नई या तो अभी शुरू किए हैं या थोड़े समय पहले शुरू किए हैं या अभी आगे जा कर के अपनी जर्नी की शुरुआत करने वाले हैं. तो इसके बारे में आज हम बात करेंगे
इन्वेस्टमेंट्स के बारे में, म्यूचुअल फंड्स के बारे में, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने का सबसे जो एक पॉपुलर तरीका है SIPs, उसके बारे में। और क्योंकि मेरा जो सबसे बड़ा पैशन है वो इक्विटी इन्वेस्टमेंट को लेकर के है। मैं इक्विटी मार्केट, स्टॉक मार्केट से 20-21 साल से 22 साल से जुड़ा हुआ हूँ, और पर्सनल लेवल पे मैं केवल इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में ही इन्वेस्ट करता हूँ। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, इक्विटी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, इन्हीं चीज़ों में मैं इन्वेस्ट करता हूँ, तो ये मेरा सबसे बड़ा पैशन है। तो इक्विटी के बारे में मैं थोड़ा आपको बताऊंगा, और इक्विटी के बारे में बताते हुए इक्विटी में अगर इन्वेस्ट करना है तो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के थ्रू कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, इसके बारे में मैं आपको आज बताऊंगा। तो अगले 30 से 35 मिनट, 40 मिनट तक जो मुझे कुछ थॉट्स या कुछ आइडियाज़ आपके साथ शेयर करने हैं, वट एवर आई वॉन्ट टू शेयर विथ यू, I will share with you in the next 35 to 40 minutes. And after that, जैसा like विनय has already said, जैसा विनय जी ने बताया, उसके बाद आपके कुछ सवाल होंगे, तो उसके उत्तर देने की मैं पूरी की पूरी कोशिश करूँगा। अब समझने वाली बात यह है कि इन्वेस्टमेंट करते क्यों है, वाई डू वी एक्चुअली इन्वेस्ट, और हम इन्वेस्ट क्यों करते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। वाई डू वी इन्वेस्ट, एंड मोर इम्पॉर्टेंटली जब हम इन्वेस्ट करते हैं तो इक्विटी में इन्वेस्ट करना क्यों हमारे लिए ज़रूरी है या क्यों हमारे लिए अनिवार्य है। वाई इन्वेस्टिंग इन इक्विटी is not only necessary, according to me, it is actually unavoidable. It is almost a compulsion. What is the reason for this? See, first and most important चीज़ ये है कि हमारी जो लाइफ है, इसमें broadly speaking जो मुझे समझ में आता है, there are 3 stages in it. सबसे पहला स्टेज क्या है, दैट इज आवर चाइल्डहुड एंड एजुकेशन। सेकेंड स्टेज इज व्हेन वी बिकम एजुकेटेड, और उसके बाद जब हम काम करना स्टार्ट करते हैं। और थर्ड स्टेज जो है ये रिटायरमेंट का है, राइट। ये मैं फाइनेंस के नज़रिए से लाइफ के 3 पार्ट्स बता रहा हूँ। अदरवाइज मैं जानता हूँ कि एक गृहस्थ स्टेज होता है, एक ये जो अपना, जैसे लोग कहते हैं कि ब्रह्मचर्य का होता है, बालपन का होता है, ये उस तरीके से जो लाइफ को 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं, जो हमारे लिटरेचर में बताया गया है, उस तरीके से 4 पार्ट में डिवाइड करने की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं फाइनेंशियल लाइफ की बात कर रहा हूँ कि अगर आप फाइनेंस के नज़रिए से लाइफ को देखते हैं तो उसके 3 स्टेज होते हैं। एक बचपन से लेकर के एजुकेशन तक होता है, दूसरा एजुकेशन ख़त्म होने के बाद जब हम जॉब करते हैं, सेल्फ सफिशिएंट अपने पैरों पे खड़े हो जाते हैं, वो होता है, और तीसरा रिटायरमेंट का होता है। अब सोचने वाली बात ये है कि जो सबसे पहला स्टेज है, जहाँ पे हम चाइल्डहुड में और एजुकेशन के दौर में होते हैं, एट दैट टाइम व्हेन वी आर अ चाइल्ड, just born, a child who is being educated, maybe say first 23-24 years of our life. So उसमें क्या होता है कि हम अपने पेरेंट्स या जो भी हमारी सपोर्ट सिस्टम है उस पर हम डिपेंड कर रहे होते हैं। एंड तब क्या होता है कि हमारी कमाई कोई नहीं होती है, बट खर्चे ही होते हैं। और हमारी कमाई कोई होती नहीं है और केवल खर्चे होते हैं। तो ये खर्चे जो होते हैं वो पेरेंट्स हमारे लिए प्रोवाइड करते हैं आमतौर पे। एक तरीके से मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि वो पेरेंट्स का इन्वेस्टमेंट है हमारे अंदर। जैसे व्हेन वी आर फ्रॉम द एज ऑफ 0 till 23-24, till the time we are actually studying and preparing ourselves to face the real world, that time our parents are providing for us. अर्निंग कोई नहीं है, केवल खर्चा है, और वो प्रोवाइड कौन करता है, पेरेंट्स प्रोवाइड करते हैं। तो एक तरीके से ये भी देख सकते हैं कि पेरेंट्स का वो इन्वेस्टमेंट है अपने चिल्ड्रन के ऊपर इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। अब आते हैं दूसरे स्टेज में। दूसरे स्टेज में जब हम पेरेंट्स बन जाते हैं, जब हम काम करते हैं, समझिए 24-25 साल की उम्र से लेकर के फर्ज कीजिए टिल 60-65, टिल द टाइम वी गेट इनटू रिटायरमेंट। सो 35-40 साल का आमतौर पे करियर होता है। ये वो समय होता है जब हमारे पास इनकम है, इनकम कमाने के ज़रिए भी हैं, बट इस समय में हमारे ऊपर डिपेंडेंट्स भी होते हैं, जैसे हमारे चिल्ड्रन हमारे पे डिपेंड करते हैं।
कभी कभी हमारे पेरेंट्स भी हमारे ऊपर डिपेंड करते हैं। लेकिन ये जो 24-25 साल से लेके 65 साल तक का जो एक दौर है, इसमें हमारे पास इनकम भी है और एक्सपेंसेस भी है। और फिर रिटायरमेंट का दौर आता है। लेट्स गो टू से 64, 65 और 60 प्लस व्हेन पीपल जनरली रिटायर। दैट इज अ स्टेज व्हेन आइदर द इनकम रिड्यूसेस, या तो इनकम कम हो जाती है, या केवल इन्वेस्टमेंट की इनकम रहती है, या इनकम कम हो जाती है, कभी कोई कंसल्टेंट बन जाते हैं, फ्रीलांसर बन जाते हैं, या इनकम कभी कभी ऐसा होता है कि आफ्टर 65 इनकम बंद हो जाती है क्योंकि शायद काम नहीं कर रहे हैं, रिटायर कर रहे हैं, जो भी है। लेकिन ये 3 स्टेज को अगर आप ध्यान से देखें, तो फाइनेंस के वर्ल्ड में, मतलब ये तीनों स्टेज से आप सब वाकिफ हैं। एवरीबडी ऑफ यू इज अवेयर ऑफ व्हाट आई एम टॉकिंग, यू आर फेमिलियर विद व्हाट आई एम टॉकिंग। बट इफ यू सी इसको फाइनेंस के नज़रिए से अगर आप देखते हैं, तो एक चीज़ आपको ध्यान में रखना चाहिए कि हमारे लाइफ में फर्स्ट स्टेज ऐसा है जहाँ पे इनकम नहीं है, केवल एक्सपेंसेस है। सेकेंड स्टेज ऐसा है जहाँ पे इनकम है लेकिन एक्सपेंसेस और डिपेंडेंट्स भी हैं। लेकिन अगर आप सब कुछ सही सही करते हैं तो इनकम से आपके एक्सपेंसेस थोड़े कम ही होंगे, तो उसमें आप शायद सेविंग, इन्वेस्टिंग, ये सब चीज़ें कर सकते हैं। और थर्ड स्टेज ऐसा है जहाँ पे इनकम होगी नहीं होगी, हाउ स्टेबल द इनकम विल बी, हाउ मच इनकम देयर विल बी, इट विल ऑल डिपेंड कि आपने 25 to 65 वाला जो सेकेंड स्टेज है उसमें आपने अपने आप को किस तरीके से संभाल के रखा, किस तरीके से अपने आप को कंडक्ट किया। उस पर डिपेंड करेगा कि 65 के बाद या आप अपने चिल्ड्रन पे डिपेंड होने वाले हैं, या आप अपने इन्वेस्टमेंट के इनकम पे डिपेंड करेंगे, या आपको काम करते रहना पड़ेगा, या तो फिर कहीं ना कहीं पे कोई दिक्कत शायद आ सकती है। सो फर्स्ट स्टेज ओनली एक्सपेंस, नो इनकम। सेकेंड स्टेज income, expense also, but ability to save and ability to invest also. And the लास्ट स्टेज के बारे में आप ध्यान में रखिएगा कि लास्ट स्टेज जो है वो कैसा है, वो सेकेंड स्टेज पे डिपेंड करता है और आपने किस तरीके से प्लानिंग की है। लेकिन लास्ट स्टेज में भी मोर और लेस, इफ आई से that either there is going to be no income or there will be reduced income or there will be only investment income, but expenses need to be provided. और एक चीज़ आपको ध्यान रखना चाहिए दैट नाउअडेज, आई डोंट नो अगर आप साइंस के बारे में कितना लिटरेचर पढ़ते हैं, मेडिकल साइंस के बारे में, ह्यूमन बीइंग्स के हेल्थ के बारे में आप कितना लिटरेचर पढ़ते हैं मुझे नहीं पता है, लेकिन जनरली स्पीकिंग द पीपल हु आर लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो कंटिन्यूसली बढ़ते जा रही है। अगर आप 50-60 साल पहले देखें तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी 45 ईयर्स, 47 ईयर्स, 50 ईयर्स इस तरीके की होती थी। आज आप देखिए तो इंडिया में लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो 70 के ऊपर है। कई लॉट ऑफ कंट्रीज लाइक जापान एटसेट्रा लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज ओवर 85। सो वन थिंग यू शुड कीप इन माइंड कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो कंटिन्यूसली इट इज राइजिंग। एंड माई अब मैं कुछ ऐसा बोलने वाला हूँ जिससे मैं जानता हूँ कि बहुत सारे लोग या तो हंसेंगे या तो मुझे बिलीव नहीं करेंगे, लेकिन अगर आपके कोई बच्चे हैं आज, इफ़ यू हैव चिल्ड्रन हु आर 10 to 15 years old, let me tell you, life expectancy by the time your children grow old, life expectancy will be 100 years. If you are, I am 45 now, and मुझे ऐसा लगता है कि my life expectancy will be above 90. And I think that most people who are 15, 20, 30, 40 right now, they all are quite likely to live 90, 95, 100, 85, at least that much. पिछले जनरेशन्स की जो लाइफ स्पैन थी उसको देख करके लाइफ का अनुमान मत लगाइएगा। मैं हमेशा एनीबडी हु इज रिटायरिंग, एनीबडी हु इज 60, 65 और एनीबडी हु इज जस्ट रिटायरिंग, मैं हमेशा उनको बोलता हूँ कि प्लानिंग 90 या 100 की करनी पड़ती है। अगर हम 65 पे रिटायर करते हैं तो प्लानिंग 70 या 75 की नहीं कर सकते हैं। सो ऑल ऑफ अस
ये मैं डराने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, एक्चुअली इसमें एक खुशी की बात भी है कि हम सब लंबे जीने वाले हैं। और इसके बारे में आप चाहें तो इंटरनेट वगैरह पे आप पढ़िएगा ज़रूर कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी अभी कितनी है, आगे जाके कितनी होगी, साइंस में किस तरीके के प्रोग्रेस हो रहे हैं जिसकी वजह से लाइफ एक्सपेक्टेंसी वुड गो अप। एक तो साइंस का पूरा का जो प्रोग्रेस है वो आपकी नज़रों के सामने है कि कैसे हमने 1 साल के अंदर अंदर वैक्सीन, ठीक है आजकल वैक्सीन की सप्लाई, उसकी क्वांटिटी, उसकी प्राइसिंग, इन सब चीज़ों को लेकर के अनफॉर्चुनेटली काफ़ी वाद विवाद, लॉट ऑफ कंट्रोवर्सी इज गोइंग ऑन। और दैट इज़ नॉट, आज का हमारा टॉपिक भी वो नहीं है। लेकिन आप इतना तो समझ ही गए होंगे कि अगर किसी वायरस का 6-7 महीने के अंदर अंदर वैक्सीन बन सकता है तो आप समझ सकते हैं कि कितनी तेजी से साइंस का प्रोग्रेस हो रहा है। जैसे अभी रिसेंटली मुझे किसी ने बताया कि इंडिया में, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू नो दिस, लेकिन आज की तारीख में इंडिया में कभी कभार ऐसी भी सर्जरीज होती हैं जहाँ पे द सर्जरी इज परफॉर्म्ड बाय द रोबोट एंड द डॉक्टर इज सिटिंग इन न्यूयॉर्क। इस तरीके भी सर्जरीज होती हैं। सो साइंस की प्रोग्रेस बहुत हो गई है। और अगर हम रिटायरमेंट प्लानिंग की बात करते हैं, जो मैंने अपने एग्जाम्पल में तीसरा स्टेज जो बताया, 0 to 25 इज फर्स्ट स्टेज, 25 to 65 इज सेकेंड स्टेज, और 65 प्लस बोला मैंने, 65 to 80, 65 to 90 नहीं बोला। आई सेड 65 प्लस बिकॉज आई डोंट नो, इट विल बी 100, 105, 110, 95, आई डोंट नो। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आज का जो हमारा टॉपिक है, इन 3 स्टेजेस में जो फर्स्ट स्टेज है उसमें इनकम कुछ नहीं है, केवल एक्सपेंसेस है। बट ठीक है, वो पेरेंट्स वगैरह हमारे में इन्वेस्ट करते हैं, तो पेरेंट्स हमको, पेरेंट्स जो है 25 to 65 के एज है, केवल स्टॉक मार्केट और इक्विटी का इन्वेस्टमेंट या पीपीएफ का इन्वेस्टमेंट करना ही एक इन्वेस्टमेंट नहीं है। अपने बच्चों में और अपने बच्चों के भविष्य में भी हम सब इन्वेस्ट करते हैं, उनको बढ़िया से बढ़िया एजुकेशन दिलाते हैं, ये भी इन्वेस्टमेंट ही है एक तरीके से। इसको अगर आप अनइमोशनल तरीके से देखें तो बच्चों में इन्वेस्ट करते हैं तो वो भी फ्यूचर की तरफ नज़र देख के ही करते हैं, सो दैट किड्स विल हैव अ गुड फ्यूचर, एंड इट इज़ ऑल्सो डन सो दैट वी कैन हैव अ गुड फ्यूचर इफ वी नीड। सो ये जो 3 स्टेजेस हैं, इसमें क्लियरली समझ में आता है कि हर जगह पे, हर स्टेज में इनकम और एक्सपेंस का मिसमैच है। फर्स्ट स्टेज में इनकम नहीं है, केवल एक्सपेंस है। सेकेंड स्टेज में सही सही करेंगे सब तो इनकम ज्यादा होगी, एक्सपेंसेस कम होंगे, तो इन्वेस्ट कर पाएंगे। एंड थर्ड स्टेज, इनकम विल बी रिड्यूस्ड बट एक्सपेंसेस विल बी देयर फॉर नेक्स्ट 30-35 ईयर्स। सो लाइफ के तीनों स्टेज में इनकम और एक्सपेंस का मिसमैच होता है, इसीलिए सेविंग और इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ती है। दैट इज द सिंपलेस्ट थिंग, यू मस्ट नो दिस। और इनकम और एक्सपेंस में जो गैप है, वो मिसमैच जो है, अगर आपने नोटिस नहीं किया है, अगर आपके समझ में नहीं आया है, तो आप जरूर इस पे ध्यान दीजिए। प्लीज फोकस ऑन दिस, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। बट इन योर लाइफ देयर आर 3 stages, and in each of the stages there is a gap or a mismatch between income and expense. सो इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए, सेविंग क्यों करना चाहिए, ये तो समझ में आ गया। क्योंकि इन्वेस्टमेंट, क्योंकि कई बार इनकम होती है तो एक्सपेंस कम है, लेकिन आगे जाकर के इनकम नहीं होगी तो एक्सपेंस के लिए पैसे की जरूरत पड़ेगी। सो टू ओवरकम or to match this income and expense related mismatches, that is why we are sometime left with surplus, sometime left with deficit. That is why in every stage of life we should be understanding about investing, and we should be thinking and planning about investing. आप सोचते होंगे कि फर्स्ट स्टेज ऑफ लाइफ जहाँ पे बच्चे हैं वो क्या इन्वेस्टमेंट के बारे में कर सकते हैं, तो उनको कम से कम एजुकेट किया जाए। प्लीज एजुकेट योर चिल्ड्रन अबाउट इन्वेस्टिंग, सेविंग, नीड फॉर इट। वन ऑफ द शॉर्ट कमिंग, जैसे हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है इसमें भी एक शॉर्ट कमिंग है, विच इज़ दैट हम स्कूल में लोगों को स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड ये सब के बारे में नहीं सिखाते हैं। वी डोंट टीच देम। इनफैक्ट मैं जब छोटा था तो मुझे उल्टा सिखाया गया था। मुझे सिखाया गया था कि पैसे के बारे में ज़्यादा बात नहीं करना चाहिए, पैसे के बारे में ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए। अगर पैसे के बारे में बहुत बात करो, पैसे के बारे में बहुत सवाल पूछो, तो पीपल यूज टू थिंक दैट यू आर अ ग्रीडी पर्सन और यू आर अ वेरी मनी माइंडेड पर्सन। बट मैं 24-25 साल का हुआ तब मुझे समझ में आया कि मनी माइंडेड होना तो जरूरी है, मनी माइंडेड के बिना तो कुछ होगा नहीं यहाँ पे, right? So in fact, it's very important that our kids also understand about investing and saving. Now,
why investment is important, why saving is important, retirement में क्या होता है, लंबा क्यों सोचना चाहिए, these things we have already covered now. Now let's come to how do people save and invest. And most important चीज मैं आपसे I would like to share with you कि saving और investment का difference क्या है. एक सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं, they don't think कि saving और investment इन दो चीजों में अंतर क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस. देखिए, अगर आप ध्यान से सोचें तो सेविंग के बारे में जब बात होती है, सेविंग के किसी प्रोडक्ट की जब एडवर्टाइजमेंट आती है, जैसे कोई बैंक है, लेट अस से दे आर मेकिंग एन एडवर्टाइजमेंट फॉर ए सेविंग प्रोडक्ट लाइक ए पिगी बैंक और अ पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट और अ सिंपल सेविंग अकाउंट इन अ बैंक. तो सेविंग क्या होता है? सेविंग का जब कोई प्रोडक्ट हमको बताया जाता है तो हमको पिगी बैंक बताया जाता है. तो एक पिगी होता है, या जैसे टीवी में मैं थोड़े समय पहले एक सीरियल देख रहा था, गुल्लक गुल्लक होता है, गुल्लक होती है, इसके अंदर हम पैसा डालते हैं, या पिगी बैंक के अंदर पैसा डालते हैं. अब ये जो गुल्लक है या पिगी बैंक है, ये क्लोज्ड होती है, इसके अंदर पैसा डालते हैं लोग, तो उसमें पैसा सेफ रहता है. उसमें क्लोज क्यों रखते हैं? क्योंकि रोज वो दिखता नहीं है और उसके अंदर सेफ रहता है. सो सेविंग प्रोडक्ट इज फॉर सेफ्टी. और सेविंग प्रोडक्ट के लिए लोगों का जो पिक्चर होता है, लोगों का जो इमेजिनेशन होता है, ये होता है गुल्लक का या एक पिगी बैंक का. इसके सामने अगर आप देखिए, इन्वेस्टमेंट की जब बात होती है, तो इन्वेस्टमेंट की जब बात होती है तो बात सेफ्टी की नहीं होती है, बात होती है ग्रोथ की. और ग्रोथ वाले जो भी प्रोडक्ट होते हैं, उसकी जब कोई एडवर्टाइजमेंट देखते हैं या ग्रोथ के बारे में कोई बात करता है, तो क्या दिखाते हैं आपको? पिगी बैंक नहीं दिखाते हैं. एक बड़ा सा वृक्ष दिखाते हैं, पेड़ दिखाते हैं, दे शो यू अ बिग ट्री, or they show that there is a small plant which is actually growing into becoming, first there is a sapling, a seed and a sapling, and then there is a small plant, and the plant becomes a tree, and when the tree is grown up it has a huge spread, right? So saving product में सेफ्टी होती है, इन्वेस्टमेंट में ग्रोथ होती है. और हमारे फ्यूचर के लिए अगर मैं आपसे बात करूं, रिटायरमेंट, चिल्ड्रन के फ्यूचर के सेविंग, मतलब इन्वेस्टिंग इन योर चिल्ड्रन, इन्वेस्टिंग फॉर योर रिटायरमेंट, ये सब चीज़ों में ग्रोथ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बिकॉज ग्रोथ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. क्योंकि अगर आप सेविंग करते हैं तो सेविंग करने पे आपको क्या मिलता है? इंटरेस्ट. और इंटरेस्ट जो है, इंटरेस्ट इज ऑलवेज ए कॉम्पेंसेशन फॉर इन्फ्लेशन. इंटरेस्ट जो किसी भी ऐसे कोई भी प्रोडक्ट जो होती है जो आपको इंटरेस्ट दे, वो इंटरेस्ट में मतलब मुझे पर्सनली बोले तो मुझे इंटरेस्ट में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन इंटरेस्ट जो चीज़ें, जो भी प्रोडक्ट हमको इंटरेस्ट देता है, वो हमेशा हमको महंगाई या इन्फ्लेशन को कवर करने का ही केवल कंपेंसेशन दे पाता है. लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि हमारे चिल्ड्रन के फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट करते हैं या हमारे रिटायरमेंट के लिए इन्वेस्ट करते हैं अगले 20-30 साल का सोच के फ्यूचर के बारे में. जैसे हमारी वर्किंग लाइफ 25 to 65 की होती है, मतलब हमारे पास कैपेबिलिटी है कि हम 15-15, 20-20 साल तक लगातार इन्वेस्टमेंट कर सकें. हाँ, बिल्कुल ये बात है कि खर्चा अगर कम रखेंगे तभी इन्वेस्टमेंट कर सकेंगे, लेकिन ये तो बेसिक है, राइट? इनकम से खर्चा कम ही होना चाहिए और इन्वेस्टमेंट या सेविंग हमको ज़रूर करना चाहिए, ये तो बहुत ही बेसिक है. वैसे जो मैं बातें कर रहा हूँ वो भी बेसिक है, लेकिन एब्सोल्यूट बेसिक चीज़ ये है कि इनकम से अपने एक्सपेंस कम होने चाहिए, और इससे हम सेविंग या इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं. और आम तौर पे हम जब इन्वेस्टमेंट या सेविंग करते हैं तो हमको ग्रोथ मिलना चाहिए, राइट? अब ग्रोथ जो है वो कैसे मिले? जैसे अगर आप इंटरेस्ट वाले प्रोडक्ट में डालते हैं, पोस्ट ऑफिस, बैंक डिपॉजिट, पीपीएफ, ये सब चीज़ों में इंटरेस्ट मिलता है. जब इंटरेस्ट मिलता है 7%, 8%, 6%, तो हम तो जानते हैं कि महंगाई है वही 5-6% है. एजुकेशन की कॉस्ट जो है वो क्या 5-6%, इन्फ्लेशन, अगर आप 5-6% इन्फ्लेशन देख के चलते हैं तो आप गुमराह हो जाएंगे. अगर आप एजुकेशन है, मेडिसिन है, ट्रैवल है, होटल्स हैं, बाहर खाना खाते हैं, अगर आप वाकई में इन्फ्लेशन देखते हैं तो आप सब समझते हैं कि इन्फ्लेशन इज नॉट दिस 5-6%. इन्फ्लेशन इज मच हायर, बिकॉज इफ यू सी एजुकेशन, इफ यू सी मेडिसिन, इफ यू सी एंटरटेनमेंट, ट्रैवल, टूरिज्म,
ये सब चीजें जो हम कंज्यूम करते हैं, इसमें तो इन्फ्लेशन पता नहीं मतलब 8, 10, 15% या पता नहीं बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन है. सो एनी प्रोडक्ट विच गिव्स यू इंटरेस्ट is only going to give you compensation for inflation. But रियल लाइफ में हम लोग इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं. मतलब इन्फ्लेशन को बीट करना बहुत जरूरी होता है. महंगाई की मार से बचना बहुत जरूरी होता है. लेकिन केवल महंगाई की मार से अगर हम बचेंगे तो हमारे रुपये की जो वैल्यू है वो तो जितनी है उतनी रहेगी. अगर फर्ज कीजिए समथिंग इज कॉस्टिंग 100 रुपीज टुडे. If inflation is 6%, it is going to cost you 106 after 1 year. If you put your money in the bank, that 100 rupees you put it in the bank. 100 after 1 year, the bank gives you 6% interest or 7% interest. So at the end of 1 year, आपने अपना सेविंग किया है, अपना कंजम्पशन, अभी आपको कुछ कंज्यूम करना नहीं है, आपने समझो पैसा सेव करके रखा है. आफ्टर 1 year 100 becomes 107. और जो चीज आप खरीदने जाते हो, जो आपने पिछले साल नहीं खरीदी, वो खरीदने वाली चीज को यू पोस्टपोन द कंजम्पशन, आपने पोस्टपोन कर दिया कि भैया अगले साल खरीदेंगे जब जरूरत पड़ेगी तब. तो आप लेने जब गए तो आपका जो पैसा है दैट 100 हैज बिकम 107 बिकॉज ऑफ द इंटरेस्ट. लेकिन जो चीज आप खरीदने जा रहे हैं उसकी कॉस्ट भी 100 की 106 हो गई है. तो आप तो यू आर बैक टू स्क्वायर वन. नॉर्मली हम क्या सोचते हैं कि व्हेन टाइम पासेस, when we postpone our consumption, हम आगे जाके कुछ कंज्यूम करेंगे तो हम केवल इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए नहीं करते हैं. हम ये चाहते हैं कि हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़े. तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ने के लिए ग्रोथ बहुत जरूरी होती है. ये मैं आपको एक अलग एग्जांपल देता हूँ. फर्ज कीजिए कि मैं आप हमारी आपकी दोस्ती है, लेट अस से वी आर फ्रेंड्स, एंड आई कम टू नो दैट यू हैव से 5 लाख रुपीज विथ यू. फर्ज कीजिए कि आपके पास 5 लाख रुपया आपने सेव करके रखा है और आप फर्ज कीजिए कि 5 लाख रुपए में एक गाड़ी खरीदना चाहते हो. लेट अस से यू आर गोइंग टू बाय अ कार फॉर 5 लाख रुपीज, राइट. एंड मैं आपका दोस्त हूँ, मुझे अपने बिजनेस के लिए या पर्सनल रिक्वायरमेंट के लिए एक अर्जेंटली कोई रिक्वायरमेंट आ गई. सो आई कम टू यू एंड आई से प्लीज मुझे पैसे की बहुत ज़रूरत है, आप ये 5 लाख रुपया मुझे दे दीजिए. तो आप दोस्त हैं, आपने सोचा चलो ठीक है 5 लाख रुपए, ऐसे तो मुझे 5 लाख से गाड़ी लेनी थी. आई वॉन्टेड टू बाय अ कार विद दिस 5 लाख रुपीज, बट सिंस यू आर माई फ्रेंड, ठीक है आप ये रख लीजिए 5 लाख रुपया, जब बाद में दे दीजिएगा मेरे को. सो आई टेक 5 लाख रुपीज फ्रॉम यू एंड आई गो एंड मैं अपना जो काम है वॉट एवर आई नीड टू डू, आई फिनिश दैट वर्क. नाउ 3 years later आई कम बैक एंड आई गिव यू 5 लाख रुपीज. नाउ जस्ट थिंक ऑफ दिस कि आपके पास जब 5 लाख रुपया था तो आप 5 लाख रुपए में कौन सी गाड़ी खरीद सकते थे, उसको आप इमेजिन कीजिए. 5 लाख रुपए में कौन सी गाड़ी खरीद सकते थे. ठीक है, समझिए क्या है ये, मारुति इग्निस है या hyundai की कोई गाड़ी है. ठीक है, सो आप शायद 5 लाख रुपए में वो खरीद सकते थे. नाउ 3 years later आई कम बैक एंड आई गिव यू 5 लाख रुपीज. विच कार यू कैन बाय? कैन यू बाय जो गाड़ी 5 लाख रुपए की थी 3 साल पहले, मैं 3 साल के बाद आपको 5 लाख रुपया देता हूं, तो क्या आप वो गाड़ी खरीद सकते हो? तो मेरे ख्याल में आपका वो इग्निस या जो भी था उसका एस्प्रेसो या ए स्टार या ऐसा कुछ हो जाएगा मेरे ख्याल में, या जो भी नैनो या जो भी है उसका, समझो कोई अच्छी पीछे बूट या डिक्की वाली गाड़ी आप सोच रहे थे तो वो तो पीछे का तो कट जाएगा अगर 3 साल के बाद 5 लाख आएगा तो. लेकिन 3 साल के बाद तो आप बोलेंगे कि भाई ये तो यू आर नॉट बीइंग फेयर टू मी. Now I was going to buy a big car, now you are giving me 5 lakh rupees after 3 years, I'll end up buying a smaller car, so it's not fair. So I say okay, I'll give you 5 lakhs plus interest. ठीक है, 5 lakhs plus interest देंगे तो 3 साल में समझो 10-10%, 9-9% कुछ इंटरेस्ट दे दिया, समझो 5 का आ गया 5.5 लाख है कुछ, मतलब कमी आएगा एक्चुअली, इंटरेस्ट से कोई ज़्यादा भरपाई नहीं होगी, बट समझो 5.25 5.5 लाख रुपया दे दिया. तो तब जाके जो चीज whatever you were able to buy 3 years back, you will be able to buy it now because I am compensating you with interest or with a proper compensation for 3 years. But 3 साल के बाद आप क्या चाहते हो? जो गाड़ी 3 साल पहले लेने वाले थे वो गाड़ी आज आप
3 साल के बाद लेना चाहते हो? एक्चुअली नो, बिकॉज पिछले 3 साल में 3 साल पहले, समझो 3 साल पहले आपको i10 या i20 लेनी थी Hyundai की, तो आज आप देखते हो तो काफ़ी सारे हमारे फ्रेंड्स हैं वो तो क्रेटा में चले गए। तो एक्चुअली स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तो 3 साल में चेंज हो गया है। और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की बात करें तो i10 i20 नहीं चलेगी, हमको तो Hyundai क्रेटा चाहिए। तो ये स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की बात हो गई। और मन में क्या चल रहा है कि नहीं यार, कभी ना कभी तो MG मोटर्स लेनी थी एक्चुअली। और सपनों में क्या चल रहा है, नहीं यार अब तक तो BMW आ जानी चाहिए थी। सो क्या समझने वाली बात क्या है कि जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ग्रोथ बहुत ज़रूरी होता है। ग्रोथ क्यों ज़रूरी होता है? क्योंकि ये जो लोग बोलते हैं ना कि इन्फ्लेशन या महंगाई को बीट करने के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए, ये एरिथमेटिक में सही है, लेकिन ह्यूमन बीइंग्स के लिए सही नहीं है ये। क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स एरिथमेटिक को लेकर के नहीं चलते हैं। अगर मैं आपसे बहस करूं कि भाई 5 लाख रुपया मैंने लिया तुमसे और मैं तुमको अभी 5.5 लाख रुपए दे रहा हूं, तो जो गाड़ी तुम 3 साल पहले खरीद सकते थे वो गाड़ी आज खरीद लो, तो एरिथमेटिकली ये करेक्ट है। लेकिन 3 साल में बंदे की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग चेंज हो जाती है, 3 साल में बंदों के दोस्तों की कंपैरिजन चेंज हो जाती है, 3 साल में बंदे की एस्पिरेशंस चेंज हो जाती है, 3 साल में बंदे के ड्रीम्स कुछ और बन जाते हैं। तो इसका कौन हिसाब लगाएगा? हु विल अकाउंट फॉर दिस? दिस डज नॉट एड अप इफ यू जस्ट यूज arithmetic. So human beings don't work based on arithmetic. Human beings have certain aspirations, they have certain dreams, they want to have a better standard of living. And for having better standard of living, for meeting your aspirations, for achieving your dreams, growth is very important. Without growth, it is not possible. There is no point in investing if you are not going to grow. इसका मैं आपको और एक एग्जांपल देता हूँ। लॉट ऑफ पीपल हु बिलीव कि जो फिटनेस फ्रीक्स होते हैं, जो लोग फिटनेस के ऊपर बहुत ध्यान देते हैं, काफी लोग जो फिटनेस पे ध्यान देते हैं, लॉट ऑफ पीपल हु गो टू जिमनेशियम्स, वर्कआउट्स, ये ट्रेडमिल पे चलते हैं। दे वॉक ऑन अ ट्रेडमिल और दे रन ऑन अ ट्रेडमिल. Do you know why you lose calories, why you burn calories, and why you lose weight if you walk or run on a treadmill? क्योंकि ट्रेडमिल ऐसी चीज है जिसपे एक जगह पे रहने के लिए हमको या तो बहुत तेज चलना पड़ता है या तो दौड़ना पड़ता है. ट्रेडमिल इज सच ए apparatus, treadmill is such a machine where to be in the same place you have to walk fast, or if the treadmill is on a high speed you have to even run. So you are running to be in the same place. So that's how in a treadmill you lose lot of calories and eventually you might lose weight. But financial life जो है हमारी, in our real life, do we want to be on a treadmill? If inflation is 6% and your saving is giving you 6%, and your dreams and aspirations are growing at a rate of 10, 15, 20%, then should you be only saving? Is it enough? क्योंकि अगर आप केवल सेविंग करते हैं, अगर आप केवल इन्फ्लेशन को बीट करते हैं, तो इन रियल लाइफ, in your financial life, you are on a treadmill. All of us, we are not working so hard. We are not running so fast 9 to 6 every day. We are not running and we are not working so hard 9 to 6 every day to be in the same place. Every day 9 to 6 or 9 to 9, we are working hard. We are running to move forward, to improve our standard of living, to meet our aspirations, to achieve our dreams. So growth is very important. Without growth, there is no investing. Now, ग्रोथ के लिए इन्वेस्ट कैसे किया जाए? सो फर्स्ट क्लैरिफिकेशन, सेविंग और इन्वेस्टमेंट के ऊपर मैंने काफी टाइम स्पेंड किया है, क्योंकि आम तौर पे मैंने देखा है कई लोग जो हैं वो सेव कर रहे हैं लेकिन उनको लगता है इन्वेस्ट कर रहे हैं. इट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग थिंग टू डू. प्लीज, I would not like to
have any of my friends or the people I care for who are in a situation where they're running to be in the same place and they think that they are actually progressing. No, unfortunately not. If we want to grow, if we want to move forward, we have to have growth. So बैंक में पैसा रखना, पीपीएफ में पैसा रखना, पोस्ट ऑफिस में पैसा रखना, किसी सेविंग स्कीम में रखना, दैट इज नॉट गोइंग टू ग्रो. ग्रोथ के लिए एक ही चीज होती है विच इज इक्विटी. बिकॉज इक्विटी, जो हम शेयर्स बोल लो, स्टॉक मार्केट बोल लो, बाजार बोल लो, इक्विटी मार्केट, दैट इज द थिंग विच एक्चुअली गिव्स द ग्रोथ. और उसके पीछे के 2-3 कारण है कि व्हाई इक्विटी गिव्स ग्रोथ, व्हाई इक्विटी बीट्स इन्फ्लेशन, व्हाई इक्विटी गिव्स ग्रोथ. लेट अस नाउ गेट टू दैट discussion. Maybe I'm going a little slow, so next 10 to 15 minutes I will just explain to you why equity gives growth, and then how to invest in equity. So equity जो है, you have to put it this way that दुनिया में जब हम फाइनेंशियल मार्केट की बात करते हैं तो दुनिया में 2 तरीके के लोग होते हैं. एंड आई एम कमिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विटी. व्हाट इज द कॉन्सेप्ट? ये शेयर्स हैं, स्टॉक्स हैं, इक्विटी है, इन सब के पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है उसके बारे में मैं आपको समझा रहा हूं अभी. सो फाइनेंस का जो मार्केट है इसमें 2 तरीके के लोग होते हैं. वन इज दैट, एक वो लोग होते हैं जिनके पास आइडियाज बहुत हैं लेकिन कैपिटल इनफ नहीं है, जिसको हम बोलते हैं एंटरप्रेन्योर. और एक वो तरीके के लोग होते हैं जिनके पास जितना ज़रूरत है उससे थोड़ा ज़्यादा कैपिटल है लेकिन आइडियाज़ नहीं है. ये वो होते हैं जो सेविंग करते हैं, इन्वेस्टिंग करते हैं, सैलरीड लोग हैं, राइट. तो जो सेविंग कर रहे हैं, इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, जो सैलरीड लोग हैं, ये एंटरप्रेन्योर तो नहीं है, क्योंकि इनके पास शायद ये सैलरी आती है, उसमें से कुछ एक्सपेंस हो जाते हैं, फिर कुछ पैसा बचता है, कुछ पूंजी बचती है. बट वो जितने लोगों के पास भी पैसा सरप्लस है वो सारे के सारे रिफाइनरी नहीं खड़ी कर देते हैं ना, वो सारे के सारे कोई आईटी कंपनी नहीं खोल देते हैं, सारे के सारे कोई एफएमसीजी कंपनी या कोई टायर का बिजनेस नहीं खड़ा कर देते हैं. सो दुनिया में ऐसे लोग हैं जिनके पास कोई प्रोडक्ट्स बनाने का, कोई बिजनेस करने का, कई ऐसे लोग हैं जो एंटरप्रेन्योर हैं. तो इनके पास आइडियाज हैं और कभी कभी इनके आइडियाज इतने बड़े होते हैं कि वो आइडिया इंप्लीमेंट करने के लिए इनफ कैपिटल नहीं है इनके पास. और दूसरी तरफ ऐसे लोग हैं जो शायद सैलरीड हैं या सेविंग है इनके पास, या इनके पास सरप्लस इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे हैं, लेकिन वो उस पैसे से अपना खुद का कोई आइडिया नहीं है, इनके पास खुद का कोई आइडिया नहीं है लगाने का, वो पैसा कहीं ना कहीं पे इनको लगाना है. तो जो पूरी की पूरी हमारी जो फाइनेंस की मार्केट है, दिस होल फाइनेंशियल मार्केट, ऑल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, दे डू ओनली वन थिंग. व्हाट इज द जॉब दे डू? जिन लोगों के पास सेविंग और इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा है वहां से पैसा लेना, और जिन लोगों के पास आइडियाज हैं लेकिन कैपिटल की कमी है उन लोगों को पैसा देना. इफ यू पुट मनी इन अ बैंक इन अ डिपॉजिट, when you put money to deposit, what does the bank do? They take it from people who have surplus and they lend it to someone. जैसे अगर आपको होम लोन आप लेते हो तो अल्टीमेटली पैसा किसी बिल्डर या किसी डेवलपर या किसी सेलर के पास ही जाता है अल्टीमेटली, राइट. सो और if you have put a deposit, they will give it to some businessman, all the Tatas, Ambanis and Birlas and Agarwals and Bianis and Bansals and all the people, correct. So all financial institutions, mutual fund, insurance, pension fund, banks, they all financial institution, इनका सबका एक ही फंक्शन है कि जो सेवर और इन्वेस्टर है उससे पैसा लो और जो एंटरप्रेन्योर या बिजनेसमैन है उसके तक पैसा पहुंचाओ. नाउ प्लीज कीप इन माइंड, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट बिग और स्मॉल, रिच और पुअर. Like in this whole thing, the richest man in India is Mr. Ambani. He is the richest man in India, but he is also an entrepreneur. And इतनी बड़ी रिफाइनरी, दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी, दुनिया की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी,
दुनिया का सबसे बड़ा रिटेल बिजनेस। अब इनके जो आइडियाज इतने बड़े हैं कि इनका खुद का जो कैपिटल है उससे ज्यादा कैपिटल की इनको जरूरत पड़ती है। तो जैसे हमारे जैसे लोग हैं, हम तो सैलरीड इंडिविजुअल है, लेकिन उनको हमारे से भी पैसा लेने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि उनके आइडियाज इतने बड़े हैं। इट नीड सो मच कैपिटल that despite being India's richest man, he has still given, he has still taken money from the markets, right? So this is not about rich and poor. This is only about risk-taking capability, ideas, and availability of money. So अब let us say मैं एक सेवर हूँ या इन्वेस्टर हूँ, और इस तरफ एक बहुत बड़ा एंटरप्रेन्योर या बिजनेसमैन है, बड़ा छोटा जो भी है एंटरप्रेन्योर या बिजनेसमैन है, इस तक पैसा पहुंचाना है। Now, from the saver or investor, if you want money to go to the entrepreneur or businessman, there are two ways for the money to go there. एक, मैं ये कर सकता हूं कि मैं इनको लोन दे दूं, मैं इनका कोई बॉन्ड खरीद लूं, इनको कोई लोन दे दूं, इनका कोई डिबेंचर खरीद लूं। तो उसमें क्या होगा, मैं इनको बोलूंगा कि भाई देखो ऐसा है, आपका बिजनेस क्या है, कैसे करोगे, मुझे नहीं पता है, मैं आपके तरीके बिजनेसमैन बन भी नहीं सकता हूँ और आपके जितना रिस्क ले भी नहीं सकता हूँ। I cannot be entrepreneur like you, and I cannot assume the risks that you are willing to assume. But I have some surplus which I would like to save, or which I would like to actually, which I would like to invest, not save. Sorry, I have some surplus which I would like to invest. So I can tell you that you take. मैं आपका बॉन्ड खरीदूंगा या मैं आपको लोन दूंगा. When I give you this money, आफ्टर 5 years, समझो 5 years की मेच्योरिटी है, तो क्या अंडरस्टैंडिंग होती है एंटरप्रेन्योर के साथ कि भाई हमने आपको पैसा दिया अगले 5 साल के लिए, 5 साल के बाद हमको पूरा हमारा कैपिटल वापस आना चाहिए, और समझो 10% इंटरेस्ट रेट है, तो हर साल 10% मिलना चाहिए। तो इसका एक इम्प्लिसिट, इसके अंदर एक मैसेज क्या है कि भाई आपका धंधा क्या है मुझे समझ में नहीं आता है, वो रिस्क मुझे लेना नहीं है, आप क्या करोगे मुझे पता नहीं है, आपका क्या होगा मुझे पता नहीं है, मैं तो आपको जब पैसा देता हूँ तो 5 साल में मुझे अपना प्रिंसिपल वापस चाहिए, और हर साल मेरे को 9 से 10% इंटरेस्ट चाहिए। तो ये एक अग्रीमेंट हो गई। दूसरी तो ये जो बॉन्ड है या डेट है या जो जिसको हम लेंडिंग कहते हैं, एक ये तरीका है एंटरप्रेन्योर को पैसा देने का। एंटरप्रेन्योर तक पैसा पहुंचाने का दूसरा तरीका है विच इज इक्विटी। तो इक्विटी में हम क्या कम्युनिकेशन करते हैं एंटरप्रेन्योर के साथ कि भाई ऐसा है कि हमको लगता है कि आप बहुत बढ़िया एंटरप्रेन्योर है, आई थिंक दैट यू आर अ ग्रेट बिजनेसमैन, एंड आई थिंक दैट योर बिजनेस हैज लॉट ऑफ पोटेंशियल, सो आई वुड लाइक टू बी ए पार्टनर विथ यू, एंड आई वुड लाइक टू गेट अ शेयर ऑफ योर प्रॉफिट्स। सो मैं ये नहीं चाहता हूँ दैट आई गिव यू मनी फॉर 5 years and then my upside is restricted to 9% interest. I think that your business has a lot more potential, so I would not like to cap, or I would not like to restrict. मैं अपनी जो रिटर्न का जो पोटेंशियल है मैं उसको रेस्ट्रिक्ट नहीं करना चाहता हूँ 9% वगैरह लेकर के। तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं ये समझता हूँ कि आपके बिजनेस में मुनाफे बनाने का बहुत अच्छा स्कोप है, तो मैं ये चाहता हूँ कि आपका जितना मुनाफा हो उसमें मुझे पार्टिसिपेट करने का मौका दिया जाए। सो दैट इज इक्विटी। सी, जब हम बाहर देखते हैं, हम देखते हैं ऑटोमोबाइल कंपनीज, आईटी कंपनीज, फिनटेक कंपनीज, मीडिया, सीमेंट, ये बड़ी बड़ी रिफाइनरी, टेलीकॉम, ये हर तरीके के, मतलब इंडिया में जो स्टॉक मार्केट है इसमें 3,000 कंपनियां लिस्टेड हैं। 3,000 में से 400-500 अच्छी कंपनियां हैं, और ये हर अच्छी कंपनी के पीछे कोई ना कोई दिग्गज अच्छा बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर, ये अपनी बिजनेस चला रहे हैं, प्रॉफिट कर रहे हैं, और हम बाहर से देख रहे हैं। कईयों के तो हम नौकर हैं, मतलब जैसे वी आर एम्प्लॉयड विद देम एक्चुअली, राइट। सो एक ऐसा है कि अगर मुझे ऐसा लगे कि इंडिया में समझो कि 1985 है, और मुझे ऐसा लगे कि यार इंडिया में ना जैसे जैसे मिडिल क्लास बढ़ेगा तो लोग मोटरसाइकिल तो खरीदेंगे,
लेकिन अगर मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया में लोग मोटरसाइकिल खरीदेंगे, तो क्या करूं मैं? मोटरसाइकिल की फैक्ट्री खोल लूं? इज इट पॉसिबल फॉर मी? Oh, my father was working in a bank and I was a student in 1985. So my father couldn't have started a two-wheeler company. But definitely what my father did, he bought shares of Hero Motors when it actually got listed. So same way, हम लोग भी इकोनॉमी को देखते हैं, हम भी अपने आसपास क्या हो रहा है वो देख सकते हैं। हमको भी पता है कि तेल का यूजेज होगा या आगे जाके इलेक्ट्रिकल व्हीकल का यूजेज होगा। सो हम सब लोग क्या इलेक्ट्रिक व्हीकल की फैक्ट्री नहीं खोल सकते हैं? लेकिन अगर हमको समझ में आता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का अच्छा फ्यूचर है, तो हम एक इलेक्ट्रिक व्हीकल या जो भी बैटरी बनाता है या जो भी उसके पार्ट्स बनाता है, उसकी कंपनी में भागीदार या पार्टनर बन सकते हैं। तो जो चीज आप खुद नहीं कर सकते हो, something which you find that there is scope in it, you find that there is potential in it, you find that it can make huge profits in the future, but you don't have the capability to do it yourself. So how do you become partner of somebody who is going to actually do it for you? How do you take part in their growth? For that you have to be equity holder. अगर आप लेंडर हैं, बॉन्ड होल्डर हैं, डिपॉजिटर हैं, लेंडर हैं, तो ग्रोथ इज नॉट, यू आर नॉट पार्टिसिपेटिंग इन द ग्रोथ. बट इफ यू आर एक्चुअली अ शेयर होल्डर इज लाइक अ पार्टनर, माइनर पार्टनर. मतलब उसका समझो कि एक कंपनी का 1 लाख शेयर्स का कैपिटल बेस है, आपके पास उसके 10 शेयर हैं, तो 10 शेयर डिवाइड बाय 1 लाख जो होता है उतना आपका पार्टनरशिप है उस कंपनी में. सो इफ यू वांट ग्रोथ, अब जाके अब आप देखिए, ये जो कंपनी है, जैसे आगे जाकर के बाइक्स बेचते हैं या रिफाइनरी है या आईटी कंपनी है या मीडिया कंपनी, एफएमसीजी कंपनी, आगे जाकर के जैसे जैसे इस कंपनी का ग्रोथ होगा, प्रॉफिट्स बनेंगे, प्रॉफिट्स बनेगा, ग्रोथ का पोटेंशियल बनेगा, तो शेयर के दाम बढ़ेंगे. सो यू कैन बी अ पार्टनर ऑफ दैट ग्रोथ. So most important thing to keep in mind that how equity gives growth. Equity gives you growth because you are a partner in the business. दूसरी चीज मैं आपको समझाता हूं. Equity will always give higher return than debt. इसका एक कारण है, क्योंकि डेट लेता कौन है? समझो बैंक से बोरो करके कोई बिजनेस कर रहा है. ये इतने बड़े बड़े दिग्गज हैं जो टाटाज हैं, बिरलाज हैं, अंबानीज हैं, ये बॉन्ड्स इशू करते हैं, डिबेंचर्स इशू करते हैं, बैंकों से पैसा लेते हैं. सो व्हेन दे आर बोरोइंग मनी टू रन दी बिजनेस, राइट? अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. समझो एक कंपनी है, ये कंपनी आपको बोलती है कि अगले 10 साल के लिए मेरे को आपसे पैसा लेना है, बॉन्ड इशू करना है, आप मेरे को 10 साल के लिए पैसा दीजिए, 10 साल के बाद हम पैसा आपको वापस दे देंगे और तब तक हर साल आपको 10% इंटरेस्ट देंगे. तो अगर एक कंपनी है जिसको आप 10 साल के लिए पैसा देते हो लेंडिंग के तौर पे, तो आपके मन में इस कंपनी के लिए कितनी श्रद्धा होनी चाहिए कि भाई अच्छे लोग हैं, हमने इनका बॉन्ड लिया है, 10 साल के बाद हमको हमारा पैसा वापस दे देंगे और इतना बढ़िया कारोबार करेंगे कि 10 साल तक हमको हर साल 10% इंटरेस्ट भी देंगे. तो इतनी श्रद्धा है, तो आपको दो चीज और सोचना चाहिए कि अगर ये कंपनी, इसको हर साल आपको 10% ब्याज चुकाना है. अच्छा, ये पैसा है, ये जो धंधा चलाएंगे, ये केवल आपको 10% देने के लिए तो धंधा नहीं चलाएंगे ना. आपको 10% चुकाना है, एम्प्लॉयज को तनख्वाह देनी है, पावर के बिल भरने हैं, रॉ मटेरियल खरीदना है, टैक्सेस भरने हैं, मार्केटिंग करनी है, कमीशंस पे करने हैं, बहुत कुछ करना है ना. सो अ कंपनी, अगर आपको 10% चुकाने के लिए उनको अपने धंधे में कितना मार्जिन बनाना पड़ेगा, ग्रॉस मार्जिन कितना बनाना पड़ेगा अपने धंधे में आपको 10% चुकाने के पहले. सो एक चीज आप ध्यान में रखिए, ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, दैट nobody is running the business to pay you 10%. Business is always run for the profit of the shareholder or the owner or the entrepreneur. अगर कोई ओनर या एंटरप्रेन्योर या इक्विटी होल्डर या बिजनेसमैन जो है, उसको ऐसा लगता है
कि मुझसे ज्यादा पैसा तो मेरा देनदार ही कमा रहा है. The lenders, if any entrepreneur or businessman realizes that the lenders are earning more than him or her, then he would not be in that business. He would himself become a lender, right? Unless and until मैं सोशल सेक्टर की या गवर्नमेंट सेक्टर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक प्रॉफिटेबल एंटरप्राइज की बात कर रहा हूं. Any businessman who realizes that the lenders are making more money than him, he would not continue in that business. He's not running that business to pay 10% to the lenders. He's running that business because he thinks that after paying 10%, I will still be left with a lot more. So, one thing you always remember, जैसे अकाउंट्स हैं, कई लोग यहाँ पे कॉमर्स के स्टूडेंट होंगे, तो अकाउंट्स की जब हम पढ़ाई करते हैं, बेसिक पढ़ाई करते हैं, तो मेरे ख्याल फर्स्ट ईयर जूनियर कॉलेज 11वीं क्लास में बेसिक अकाउंट्स में मेरे ख्याल में आ जाता है, एक कंसेप्ट होता है जिसको बोलते हैं गोइंग कंसर्न. सो आई विल टेल यू वन स्टेटमेंट, ऑलवेज रिमेंबर दिस. इन अ गोइंग कंसर्न, ध्यान दीजिए फिर से, इन अ गोइंग कंसर्न, द एंटरप्रेन्योर और द शेयर होल्डर और द इक्विटी ओनर will always make more than the lenders. क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो गोइंग कंसर्न रहेगी नहीं. So always remember this. There is a reason that equity gives you growth, and there is a reason why in a long period equity will always do better than the lending. अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कि क्या बोल रहा है इक्विटी में, मतलब कभी तो माइनस हो जाता है, कभी जीरो रिटर्न आता है, कभी 20-30% का लॉस हो जाता है. वो इसलिए होता है क्योंकि इक्विटी जो है ये बाजार में, वी आर बाइंग एंड सेलिंग इक्विटी इन अ स्टॉक मार्केट. तो इक्विटी को, जैसे एक मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूँ. मैंने बताया कि जैसे मैंने एक एंटरप्रेन्योर है, उसके साथ डील की है कि भाई आपके बिजनेस में बहुत पोटेंशियल है, तो मैं अपना 9% 10% पे रेस्ट्रिक्ट नहीं करना चाहता हूँ. तो जब आप अपना आईपीओ लाएंगे या आपके शेयर्स जो लिस्ट होंगे उसको हम खरीदेंगे, एंड आई वुड लाइक टू बी योर पार्टनर. नाउ सोचिए कि एक कंपनी इक्विटी इशू करती है, या एक कंपनी के इक्विटी मैंने बाजार से खरीदी है और मुझे पैसे की जरूरत पड़ती है. समझो बाजार है ही नहीं, कंपनी लिस्टेड नहीं है, और मैंने इक्विटी खरीद ली. Now I have bought equity. Let us say you are the businessman. Let us say you are the shareholder. I am the businessman. और मैंने आईपीओ निकाला, आपने मेरे को पैसा दिया और मैं आ गया 6 महीने 1 साल के बाद, और मैं आपको बोलूं, आई टेल यू दैट you issued this IPO, I subscribed to your IPO, I bought your shares, now I need the money, please give the money back. So let us say I am the businessman, you are the shareholder. You have applied in my IPO or you have bought my shares. You come to me and you say that I have given you money by way of equity. I need the money. Please give me back. So I look at you, I look around myself and I say कि वो पैसा तो लगा दिया हमने बिजनेस में, ये देखो प्लांट, मशीनरी, फैक्ट्री, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, वो एडवर्टाइजमेंट का बोर्ड, ये इंटरनेट का वेबसाइट, तो पैसा तो लगा दिया हमने. एक काम करिए, अगर आपको आपका पैसा वापस चाहिए तो एक काम करिए, ये टेबल है और एक कुर्सी है, ये आप लेके चलिए. फिर will anybody put any capital, will anybody make any investment if they don't have liquidity? Will you make investment in my business if I tell you that I don't have liquidity to give you? ये टेबल, कुर्सी, मशीन, रॉ मटेरियल जो चाहिए ले लो, पैसा तो नहीं है. क्योंकि that's a fact that money, when you give capital to someone, that capital is put into the business. So I can do a different thing. What I can tell you that, sir, thank you for your investment. आपने हमारी कंपनी के शेयर्स खरीदे, आपने आईपीओ में सपोर्ट किया, थैंक यू वेरी मच. उसके बाद से तो आप देखिए जैसे कंपनी का सब इन्वेस्टमेंट हो गया. एक काम हमने किया है कि जो शेयर्स हैं उसको लिस्ट कर दिए हमने बाजार में, एनएसई, बीएसई, ये शेयर्स हमने लिस्ट किए हैं. और हमसे पैसा मत मांगिए, हमारी कंपनी का जो भी परफॉर्मेंस है, क्या वैल्यू है, शेयर का दाम क्या है, ये सब कुछ, इसका सारा का सारा विश्लेषण बहुत सारे लोग करते हैं. शेयर लिस्टेड है, आप बाजार में जाइए, आपने शेयर्स बेच दीजिए, सही सही दाम पे कोई ना कोई आपसे खरीद लेगा.
So the function of the market is to give you liquidity, because if there is no market, there is no liquidity. अदर देन लिक्विडिटी, मार्केट का एक बहुत बड़ा फंक्शन है जिसको हम बोलते हैं प्राइस डिस्कवरी। प्राइस डिस्कवरी का क्या मतलब है? अगर मैं आपको बोलूं कि ये कंपनी जो है, मेरी कंपनी जो है जिसके शेयर आपने खरीदे हैं, इसका इस साल का ईपीएस है 10 रुपया। आपने समझो 100 रुपया में आईपीओ में खरीदा। जब आप मेरे पास आए, मैंने बोला टेबल कुर्सी ले जाओ, तब आपने पूछा कि भैया ईपीएस कितना है ये साल का? तो मैंने बोला इस साल का ईपीएस है 10 रुपया, अर्निंग पर शेयर। इस साल का पर शेयर का मुनाफा जो है वो है, समझिए, 10 रुपया। तो अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि अगर किसी कंपनी का इस साल का ईपीएस 10 रुपया है और आपको वो शेयर बेचना है, तो खरीदने वाले को आप 10 रुपए में बेचोगे, 20 रुपए में बेचोगे, 5 रुपए में बेचोगे, कितने रुपए में बेचोगे? विल यू सेल इट फॉर 10 रुपीज? यू विल नॉट सेल इट फॉर 10 रुपीज, बिकॉज 10 रुपीज तो इसी साल का प्रॉफिट है। जब आप वो शेयर बेचोगे तो जो भी खरीदेगा वो उस बिजनेस का पार्टनर बनेगा। तो अगले साल भी शायद 10 रुपए का मुनाफा होगा, उसके बाद शायद 12 रुपए का मुनाफा होगा, उसके बाद शायद 15 रुपए का मुनाफा होगा। तो अगले 10 साल में 150-200 रुपए का तो मुनाफा ही हो जाएगा। तो वो 10 रुपया ईपीएस का शेयर जो है वो बाजार में इसीलिए 200, 250, 300, 400 में बिकता है। तो मार्केट का सबसे बड़ा फंक्शन क्या है? मार्केट का सबसे बड़ा फंक्शन ये है कि जो बंदे कैपिटल देते हैं उसको लिक्विडिटी अवेलेबल किया जाए। और मोर इंपॉर्टेंट थिंग, जब आप लिक्विडिटी लेने के लिए जाते हो तो आपको शेयर का सही सही दाम मिलेगा। फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स, अगले 10-20 साल की प्रॉफिटेबिलिटी, इस सबको ध्यान में रखते हुए एक्चुअल प्राइस क्या होनी चाहिए वो आपको प्राइस मिलती है। सो इक्विटी में ग्रोथ होता है, लेकिन इक्विटी के शेयर के दाम ऊंच नीच क्यों होते हैं? क्योंकि शेयर्स जो हैं वो मार्केट में लिस्टेड है, और मार्केट का तो ये है कि लिक्विडिटी की बोली लगती है वहां पे। जैसे एक मेट्रो स्टेशन है, समझिए मेट्रो ट्रेन है। अब आप देखिए, हम सब लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं फॉर द नेक्स्ट 10 ईयर्स, 20 ईयर्स, 30 ईयर्स। हमने शेयर्स खरीद लिए या शेयर्स वाला म्यूचुअल फंड खरीद लिया। अब कंपनियां बढ़िया कर रही है, सब ठीक हो रहा है, लेकिन शेयर का दाम कभी 10 रुपया, कभी 5 रुपया, कभी 15 रुपया। वो इसलिए है क्योंकि जब मार्च 2020 आता है तो बढ़िया से बढ़िया कंपनी के बारे में लोग ये सोचते हैं बंद हो जाएगा। फिर मार्च 2021 आता है तो खराब से खराब कंपनी, लोगों को लगता है कि ये आसमान को छू लेगी। तो मार्केट तो ऐसा है कि लोगों के मूड चेंज होते रहते हैं, राइट? इसके वजह से बोलियां जो है, जिस चीज का बोली, मतलब मार्च 2020 में किसी चीज की बोली 2 रुपए में लग रही है, उसी की मार्च 2021 में बोली 6 रुपए में लग रही है। सो एक देर इज अ रीजन वाई शेयर्स आर लिस्टेड इन द मार्केट। Why are shares listed in the market? So that it can provide liquidity and so that it can provide you the correct price. बट ये लिक्विडिटी और ये करेक्ट प्राइस जो है, ये जो लिक्विडिटी की जो फैसिलिटी है, ये किसके लिए है? जिसको पैसे की जरूरत पड़े उसके लिए है। तो जो मैं मेट्रो का एग्जांपल दे रहा था, समझिए कि एक मेट्रो है, आप फर्स्ट स्टॉप पे मेट्रो में चढ़ते हैं और आपको जाना है लास्ट स्टॉप पे। तो आप जब मेट्रो में बैठते हैं तो आप फर्स्ट स्टॉप में चढ़ते हैं, आपको जाना लास्ट स्टॉप पे है। तो जब लास्ट स्टॉप आएगा तब आप उतरेंगे, क्योंकि मेट्रो कैसे चलती है, अलग अलग स्टेशन आते हैं, जितने स्टेशन आते हैं हर स्टेशन पे ट्रेन रुकती है, दरवाजा खुलता है। तो हर स्टेशन पे जब ट्रेन रुकती है, दरवाजा खुलता है, तो आप हर स्टेशन पे उतरते हो और फिर वापस आते हो, कि आप ये बोलते हो कि नहीं, अपने को तो लास्ट स्टॉप पे जाना है, जब लास्ट दरवाजा खुलेगा तब उतरेंगे? वो ट्रेन रुकती और दरवाजा खोलती उनके लिए है जिनको वहां पे उतरना है। जिनको लास्ट स्टॉप पे जाना है उनको तो लास्ट स्टॉप के दरवाजे खुलेंगे तभी उतरना है। सो मार्केट, सो यू शुड ऑलवेज रिमेंबर कि इक्विटी इज फॉर ग्रोथ। इक्विटी ऑलवेज बीट्स डेट, and equity prices fluctuate because it is listed in the market. But it is listed in the market for whom? Only for the people who need liquidity. इसलिए मेट्रो ट्रेन वाला एग्जाम्पल हमेशा ध्यान में रखिएगा कि अगर आप 10-15 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं और आपको लास्ट स्टॉप पे उतरना है, तो हर दिन का दाम देख करके अपना मूड मत बदलिए। और जितने स्टेशन पे मेट्रो रुकती है, हर स्टेशन पे उतर के चढ़ने की हमको कोई ज़रूरत नहीं है,
राइट? सो इससे आप ये समझ गए होंगे कि ग्रोथ के लिए इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहिए। अच्छा, अब हम सब जो हैं, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई लॉयर है, कोई बिजनेसमैन है, सब अपना अपना जिसका जो बैकग्राउंड है। अब ये जो इक्विटी इन्वेस्टमेंट का जो कारोबार है, ये फुल टाइम मतलब कंपनियों को समझना, कंपनियों का बिजनेस किस तरीके का चल रहा है, कैपिटल कैसे लगाया है, बाजार में जो भाव है सही है गलत है, कंपनी ये फुल टाइम, दिस इज अ फुल टाइम जॉब। तो अगर हमको किसी लीगल एडवाइस की ज़रूरत पड़ती है तो हम लॉयर के पास जाते हैं। टैक्स फाइलिंग, जीएसटी वगैरह का काम नहीं समझ में आता है तो चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास जाते हैं। कोई बीमारी होती है तो डॉक्टर के पास जाते हैं। तो हर चीज़ में हम आउटसोर्सिंग करते हैं, हर चीज़ में हमको सर्विस प्रोवाइडर पता है। तो ये जो इक्विटी का जो काम है, ये फुल टाइम प्रोफेशनल जॉब है, सबके बस की बात नहीं है। हाँ, मतलब अप्रैल 2020 में कोई ऐप डाउनलोड कर लिया और कुछ खरीद लिया, तो अप्रैल 2020 से लेकर के मार्च 2021 में तो सब कुछ ऊपर ही गया है। तो वो तो चलो, नदी बह रही है तो हम भी साथ में हाथ धो लिए, वैसा हो गया। उसको देख करके ये मत सोचिए कि बहुत आसान काम है, क्योंकि मार्च 2020 के, अगर आप मार्च 2020 में होते और वो गिरावट देखते तो आपको लगता बहुत मुश्किल काम है। अप्रैल मई जून में देखते और इस साल उसका एनालिसिस करते तो आपको लगता हो बहुत आसान काम है। तो ये जैसे मार्केट ऊपर नीचे जाता है, इसलिए आसान और डिफिकल्ट भी इसका मूड चेंज होते रहता है। लेकिन समझने वाली बात यह है कि ये फुल टाइम जॉब है, और ये फुल टाइम जॉब आप शायद नहीं कर पाएंगे, इसीलिए म्यूचुअल फंड्स का इजाद हुआ। दैट इज व्हाई यू हैव म्यूचुअल फंड्स। Mutual funds help you, whether it is bonds, debt, whether it is equity, whether you're saving, whether you're investing. Mutual funds जो हैं, they are doing a professional job, और ये इनका full time काम है कि इक्विटी में इन्वेस्ट किया जाए, डेट में इन्वेस्ट किया जाए। सो ग्रोथ के लिए इन्वेस्ट करने के लिए इक्विटी बहुत ज़रूरी है, लेकिन अपने आप से इक्विटी इन्वेस्टमेंट करना ये बहुत मुश्किल काम है। जैसे अगर आप मूवीज़ देखते हैं, तो मुन्ना भाई एमबीबीएस मूवी में बमन ईरानी को जब पूछते हैं कि भाई डॉक्टर, जब वो डॉक्टर के बारे में स्टूडेंट्स को बताते हैं, तो वो कहते हैं कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा सर्जन हूँ, लेकिन जब मैं अपनी बेटी का ऑपरेशन करता हूँ तो मेरा हाथ कांपने लगता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इक्विटी को प्रोफेशनली इन्वेस्ट किया जाए। प्रोफेशनली इन्वेस्ट करने के लिए म्यूचुअल फंड्स सबसे आइडियल है। और एक लास्ट चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि जैसे एसआईपी जो है, ये बहुत फेमस कॉन्सेप्ट है। ये हम सब जानते हैं कि शेयर के दाम जो है ये बहुत फ्लक्चुएट होते हैं। तो लंबे अरसे में किस तरीके से मूवमेंट होती है, लंबे अरसे में एक ऐसे ऊपर की तरफ मूवमेंट होती है, लेकिन ऊपर की तरफ जो मूवमेंट है वो स्ट्रेट लाइन में नहीं होती है। ऊपर की तरफ मूवमेंट होती है, लेकिन इस तरीके से, जैसे फिजिक्स में साइन वेव होता है। अगर फिजिक्स के साइन वेव को आप ऊपर की तरफ मोड़ दीजिए 45 डिग्रीज, तो वो किस तरीके का मूवमेंट दिखाएगा, वही मार्केट का मूवमेंट होता है। तो आमतौर पे लोगों की मंथली इनकम भी होती है, और आमतौर पे महीने दर महीने मार्केट्स में फ्लक्चुएशन भी होते हैं। तो इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहिए ग्रोथ के लिए। इक्विटी में इन्वेस्ट करने के लिए बेस्ट जरिया म्यूचुअल फंड है, और क्योंकि इक्विटी में फ्लक्चुएशन बहुत होती है, तो लमसम इन्वेस्टमेंट नहीं करके एसआईपी करना चाहिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो शायद थोड़ा ज़्यादा ही टाइम ले लिया मैंने। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी वेरी पेशेंटली। आई एम सॉरी फॉर वेरी लॉन्ग lecture, but I hope you found it interesting and I hope it is useful. So I will end my talk here, and I would hand over back to Vinay ji from the NJ team, and then अगर आपके कोई भी सवाल हैं तो आई एम मोस्ट हैप्पी टू आंसर देम। विनय। Yes, sir. Thank you very much. It was a very enlightening session. आपने काफी अच्छी तरह से बेसिक्स क्लियर किए हैं, और आपने तो सभी को बिजनेसमैन ही बना दिया कि भाई आप तो मारुति भी पार्टनर भी बन सकते हैं, रिलायंस के भी पार्टनर बन सकते हैं, और आप जो भी बिजनेस आपको अच्छा लगता है, प्रोस्पेक्ट अच्छा लगता है, दैट यू कैन become a partner by investing in those companies share. Very interesting. और आपने इन्फ्लेशन का भी बहुत अच्छी तरह से समझाया कि अगर आप इन्फ्लेशन को आप बीट नहीं कर पाओगे तो अल्टीमेटली आप कुछ सेविंग्स ही नहीं कर रहे हो। और आपने जो बताया कि ये मेडिकल, स्कूल फीस, इसका जो इन्फ्लेशन है वो तो मतलब आप काउंट करने जाओगे तो इट विल कम इन द रेंज ऑफ 15 to 20%. यू आर वेरी मच राइट सर। वो तो मैं खुद प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस किया है, और सब हमारे इन्वेस्टर्स भी वो एक्सपीरियंस कर ही रहे हैं। अभी सर
आपने बहुत ही सिंपल वे से सभी के काफी मैसेजेस आ रहे हैं, अप्रिशिएशंस आ रहे हैं कि आपने बहुत ही सिंपल वे में अच्छी तरह से हमको ये बेसिक्स चीजें समझाई है। अभी इसके साथ साथ अभी थोड़े कंसर्न्स भी क्वेरीज भी आ रही है हमारे क्लाइंट्स की। ये हाँ पूछ जी। रहे हैं अभी आप ये म्यूचुअल फंड बोल रहे हैं, म्यूचुअल फंड अच्छा है तो हम अगर मैं बिगिनर हूँ तो मुझे म्यूचुअल फंड में कैसे मेरा इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहिए, कैसे मेरी स्कीमें सिलेक्ट करनी चाहिए और कितना मेरा सेविंग्स का परसेंटेज मुझे म्यूचुअल फंड में अलोकेट करना चाहिए? देखिए, अगर अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो मैं तो एनजे के जो हमारे कॉलीग्स हैं, यहाँ पे पार्टनर्स हैं, काफ़ी लोगों को मेरे ख्याल में 15 साल 20 साल से मैं जानता हूँ। और एनजे जो है ये पूरे इंडिया की सबसे बड़ी फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, फाइनेंशियल एडवाइजरी है। तो अगर कोई स्टार्ट कर रहा है तो सही जगह पे आया है, सही जगह पे स्टार्ट कर रहे हैं। हमारे जो एनजे के पार्टनर्स हैं, उन्हीं से शायद सलाह मशवरा करना चाहिए। लेकिन क्योंकि यहाँ पे मुझसे पूछा जा रहा है, तो मैं ये कहूँगा कि देखिए, अगर आप नई नई स्टार्ट कर रहे हैं, नई शुरुआत कर रहे हैं, तो पहले आपको अपने जो भी फाइनेंशियल एडवाइजर हैं या हमारे एनजे पार्टनर हैं, इनसे आपको पहले ये समझना चाहिए, पहले अपने आप ही सोच के ये तय करना चाहिए कि आपकी एस्पिरेशन क्या है, आप इन्वेस्टमेंट कर किस लिए रहे हैं। फर्ज कीजिए, एग्जांपल मैं देता हूँ आपको, कि मैं इसलिए इन्वेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे 5 साल के बाद मेरी सिस्टर है अमेरिका में। ठीक है, तो मैं एग्जांपल देता हूँ आपको कि मैं ऐसा सोचता हूँ कि यार हर साल तो अमेरिका जा नहीं सकता हूँ, बहुत खर्चा लगता है। तो समझो कि मैं ऐसे ही सोचूं कि 5 साल के बाद मैं चाहता हूँ कि पूरा का पूरा समर वेकेशन 1 महीने का अमेरिका में निकालूं। ठीक है, और मैं ऐसा सोचूं कि 10-12 लाख रुपए लग जाएगा, ऐसा मैं, बिकॉज वहाँ जाएंगे, फिर घूमेंगे, फिर 4 जगह और जाएंगे। तो मैं ऐसा सोचूं कि आज के तारीख में 1 महीना अमेरिका में बिताना है, तो 10-12 लाख रुपया चाहिए समझो। फिर मेरे को ये सोचना पड़ेगा कि आज के तारीख में 10-12 लाख है, तो 5 साल के बाद इसका खर्चा कितना होएगा, क्योंकि वहाँ पे भी चीज़ों के दाम बढ़ते हैं, ऊपर से रुपया भी वैल्यू गिर जाती है। तो मैं ऐसे सोचूं कि इंडियन रुपी के तौर पे देखा जाए तो आज की कॉस्ट 10-12 लाख है, लेकिन 5 साल के बाद इसकी कॉस्ट हो जाएगी समझो 15 लाख रुपया, एग्जाम्पल। तो तो एक ये हो गया, 15 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट है 5 साल के बाद। फिर मैं ये देखता हूँ कि अभी जो मेरी इनकम है, अभी जो मेरे एक्सपेंसेस है, कितना पैसा बचता है मेरे पास, हर महीना मैं कितना इन्वेस्ट कर सकता हूँ। तो मैं सोचता हूँ कि अच्छा, हर महीने 10-15 हज़ार 20 हज़ार रुपया तो इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो हो गया साल का 15 हज़ार, मतलब हो गया साल का 1,80,000। 5 साल में इन्वेस्ट किया तो साल का, तो 5 साल में हो गया 9 लाख रुपया। तो मैं ऑन एन एवरेज अभी से लेकर के अगले 5 साल 15-15 हज़ार हर महीने करता हूँ, तो 1,80,000 साल का। और 5 साल में मेरी कैपिटल होती है केवल 9 लाख रुपया, लेकिन टारगेट अमाउंट है 15 लाख रुपया। तो ये महीने का 15 हज़ार जो है, ये कैसे इन्वेस्ट किया जाए? ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट है कि जो 5 साल में मैं 9 लाख लगाता हूं, तो जब तक आखिरी इंस्टॉलमेंट गिरता है तब तक ये शायद इसकी वैल्यू 15 लाख हो जाए। तो ये कैलकुलेशन जो है ये इतना आसान नहीं है। ये सब जो सिनेरियो बिल्डिंग है, गोल प्लानिंग जिसको हम बोलते हैं, जो कैलकुलेशन जो है, इसके लिए हमारे किसी न किसी एनजे पार्टनर या फाइनेंशियल एडवाइजर की ज़रूरत पड़ेगी। उनको पूछना चाहिए कैलकुलेशन करके कि भाई ये इन्वेस्टमेंट बताइए कैसे किया जाए। हर महीने क्या 15 हज़ार ठीक रहेगा, या 12 हज़ार लगाना चाहिए, या 18 हज़ार लगाना चाहिए? या तो आप बोलते हैं कि भाई ये 15 लाख तो पहुंच नहीं पाएगा, आप एक काम करिए, आप 5 साल के बदले 6 साल के बाद की प्लानिंग करिए। या आप ये भी शायद गुड न्यूज़ मिल जाए कि नहीं नहीं, ये तो बढ़िया कर रहे हो, आप तो 3 साल में जा सकते हो, 5 साल की क्या बात है, राइट? सो ये प्लानिंग लगेगी। और मोर इम्पोर्टेंटली, कैसे कहाँ कहाँ पे इन्वेस्ट किया जाए, क्योंकि हमारा जो इंडस्ट्री भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। मैंने बोला 300-400 अच्छे कंपनियां हैं, लेकिन खास बात यह कि 300-400 अच्छी कंपनियां खरीदने के लिए 300-400 म्यूचुअल फंड भी है ना। तो कौन से में लगाया जाए, कितना लगाया जाए, कैसे किया जाए, तो ये सब इट नीड्स सम प्लानिंग, इट नीड्स सम एडवाइस, बट या दैट इज द वे टू डू इट। गुड, सही बोला आपने। अल्टीमेटली ये
आपको कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कितना अलोकेट करना चाहिए, क्या प्लानिंग हो, उसके लिए आपके जो फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं, एनजे पार्टनर है, इज द राइट चॉइस फॉर यू. डेफिनेटली यू शुड कंसल्ट देम एंड दे विल प्रोवाइड यू बेटर प्लान. सर अभी एक ये भी क्वेश्चन आ रहा है कि अभी मुझे 12 लाख इन्वेस्ट करना है, तो शुड आई इन्वेस्ट लमसम एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम और 1 लाख पर मंथ? देखिए, ये क्वेश्चन जिस तरीके से आप पूछ रहे हैं, मतलब ऑब्वियस है कि इक्विटी की बात हो रही है, Yes, yes. बिकॉज डेट वगैरह में तो इतनी लमसम कर ही सकते हैं, लेकिन इक्विटी की बात हो रही है. तो मेरा मानना है कि अगर अभी 12 लाख रुपया करना है तो मैं डेफिनेटली 12 लाख लमसम तो नहीं बोलूंगा, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इसको 12 पार्ट में स्प्लिट करना चाहिए. जो भी मुझे मार्केट को देख करके, या जो भी फिलहाल का जो सिनारियो है, जो मुझे समझ में आता है, मुझे नहीं लगता है कि 12 हिस्सों में इसको बांटना चाहिए. मैक्सिमम मुझे लगता है कि 4 से 6 हिस्सों में बांटना चाहिए. तो अभी हम मई के महीने में हैं, तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट समझो मई में लगता है. तो मई से लेकर के अगर मैं 6 महीने में बांटता हूँ, तो सब अक्टूबर तक होना चाहिए, अक्टूबर नवंबर तक. सो मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर 6 इंस्टॉलमेंट में बांट देना चाहिए इसको. ओके सर, तो आप ये एडवाइस कर रहे हैं कि इसको 6 इंस्टॉलमेंट में डिवाइड कर देना चाहिए? हाँ जी, बिल्कुल. 6 महीने में स्प्रेड करना चाहिए. अब उसको हर 15 दिन करेंगे तो 12 इंस्टॉलमेंट बनेगा, हर महीने करेंगे तो 6 इंस्टॉलमेंट बनेगा, लेकिन 6 महीने के अंदर अंदर स्प्रेड कर देना चाहिए. 12 महीनों में 12 हिस्सा नहीं करना चाहिए, ज़्यादा हो जाएगा. ओके. अच्छा सर, आप ये म्यूचुअल फंड में सभी जो एडवाइजर्स हैं या हाँ कंपनियां जी. हैं, वो इन्वेस्ट करने का ही बोलते रहती है, इन्वेस्ट करो इन्वेस्ट करो. आप कभी विड्रॉ करने का तो हमें कोई सजेशन देते नहीं है, तो कोई कभी कुछ विड्रॉ करने का, एग्जिट होने का भी कोई टाइम होता है क्या म्यूचुअल फंड में? जब पैसे की ज़रूरत हो तब एग्जिट करना चाहिए, जब आपके गोल्स मीट होते हैं तब एग्जिट करना चाहिए. क्योंकि जैसा मैंने पहले भी बताया, डायरेक्टली इनडायरेक्टली इसके बारे में मैंने बात किया था, कि अगर एक आप कहीं पे अगर एक आप साइन वेव देखते हैं, जैसा मैं बताता हूँ आपको, कि जैसे मैंने फिजिक्स का एक एग्जांपल दिया था. सो उसके बारे में मैं एक, अगर हो सके यहाँ पे, तो मैं आपको एक चार्ट दिखाना चाहता हूँ. अगर हो सके तो मुझे, मैं निकाल लेता हूँ उसको. अ, जी, एक सेकंड दीजिए मुझे. ये आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये जो क्या है कि यहाँ पे आप देखिए, ये जो ऊंच नीच हो रही है ना मार्केट में, वो हमेशा इस तरीके की होती है. जैसे हम देखते हैं ऊंच नीच है, लेकिन उसकी जो सेंटर लाइन है वो ऊपर की तरफ पॉइंट करती है. तो हमेशा लोगों को ऐसा लगता है कि मार्केट ऊपर जाता है तब लोग, मतलब हमेशा हम पैसा लगाने के लिए बोलते हैं, लेकिन पैसा निकालने के लिए नहीं बोलते हैं. तो आपको ये लगता है कि शायद मार्केट इस तरीके चलता है, लेकिन मार्केट इस तरीके से नहीं चलता है. ऐसे ऊपर नीचे ऐसे नहीं चलता है. ये इसी तरीके की साइन वेव होती है, लेकिन वो साइन वेव की जो सेंटर लाइन है वो 45 डिग्री ऊपर की तरफ पॉइंट कर रही है, जैसा आपको यहाँ पे दिख रहा होगा. सो इसी कारण से मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जब आपको पैसे की ज़रूरत पड़े, तब आप पैसा निकालिए. अगर मैं, जब समझो मैं टीवी पे आके बोल दूं कि सब लोग पैसा निकाल दो, तो किसी ने 3 महीने पहले काम करना चालू किया है, किसी ने 3 साल पहले किया है, किसी ने 20 साल पहले किया है. तो एवरीबडी इज सपोज टू बी ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर. आमतौर पे मैंने इनफैक्ट उल्टा देखा है कि मार्च 2020 जब आता है तब लोग घबरा के बोलते हैं पैसा खींचना है, और मार्च 2021 आता है तब लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं, अब तो सब बढ़िया है, अब तो पैसा लगा दो. एक्चुअली अगर पैसा डालना और निकालना, ये अगर आपका प्रेफरेंस है या इस तरीके से आपको करना है, तो पैसा डालना और निकालना अगर इस तरीके का हिसाब है, तो जब सब लोग
दौड़ के एग्जिट कर रहे हैं तब आपको पैसा लगाना चाहिए। देखिए, जो भी ऐसा सोचता है कि पीक में मेरे को पैसा निकालना है, तो मैं उनको यही सवाल पूछूंगा कि क्या आपने मार्च 2020 में 23 मार्च को पैसा लगाया था क्या? तो आमतौर पे जवाब आएगा कि नहीं, इट इज नॉट पॉसिबल, देयर वाज लॉट ऑफ पैनिक। So if you cannot time your entry, then please don't try to time your exit also, because ultimately मार्केट का जो मूवमेंट है, जैसा मैंने बताया, वो एक वेव की तरह होता है, लेकिन वो वेव की सेंटर लाइन जो है वो ऊपर की तरफ पॉइंट करती है। अगर आप सोचते हैं कि 12,400 में मेरे को निकाल देना चाहिए था, बहुत बढ़िया हो जाता, तो आज आप 1450 पे नहीं होते ना। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू कीप इन माइंड। गुड, सही बोला आपने सर। सर अभी आप म्यूचुअल फंड्स में इतने सारे प्लान्स है, अलग अलग ऑब्जेक्टिव के लिए है, तो किसी को मेनली दो कैटेगरी यहाँ पे आ रही है क्वेश्चंस में। एक है कि हमें चिल्ड्रन के लिए हमें कुछ इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना हो तो क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए, और रिटायर्ड पर्सन के लिए क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए? देखिए, चिल्ड्रन के लिए तो सिंपल है, जैसे इक्विटी म्यूचुअल फंड्स आप अपने एनजे पार्टनर या एडवाइज़र जो हैं उनसे आप पूछिए, और इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी करिए। आई थिंक चिल्ड्रन के लिए तो उससे बेटर डेफिनेटली कोई स्ट्रैटेजी है ही नहीं। रिटायरमेंट की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले मैं यही बोलूँगा, आमतौर पे लोग क्या बोलते हैं कि जो लोग रिटायर हो जाते हैं उनको बोलते हैं कि सेफ रहिए, मंथली मंथली विड्रॉल करिए, वो सब बराबर है। लेकिन मैंने पहले ही बताया कि आज तक क्या है कि आजकल लोग 65 ईयर्स में रिटायर करते हैं। अब 65 में रिटायर करोगे, लेकिन प्लानिंग तो 95 की करनी है ना। तो ये जो कई बार लोग एडवाइस देते हैं कि रिटायरमेंट होने पे बहुत ही कंजर्वेटिव हो जाना चाहिए, रिटायरमेंट होने पे इक्विटी नहीं करना चाहिए, ये गलत एडवाइस है। क्योंकि रिटायर करने के बाद भी 25 30 35 साल की प्लानिंग करनी पड़ती है। तो ये भी मैं समझता हूँ कि रिटायरमेंट के बाद मंथली इनकम की जरूरत पड़ती है। तो रिटायरमेंट के बाद ऐसा करना चाहिए कि जिस पैसे के ऊपर आप निर्भर नहीं हैं, the money on which you are not dependent for your day to day living, all that money should be in equity, and only the money on which you are dependent, that should be put into conservative investment. So रिटायरमेंट का प्लानिंग जो है वो थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। हर एक बंदे की अलग अलग सिचुएशन है, सबको अपनी अपनी मंथली रिक्वायरमेंट कितनी है, कितना पैसा ऐसा है जो आप लंबे अरसे के लिए लगा सकते हो जिस पे आप डिपेंडेंट नहीं हो। तो रिटायरमेंट में पर्सन टू पर्सन स्पेसिफिक प्लानिंग होती है। लेकिन अगर मैं आमतौर पे अज्यूम करूं कि लेट अस से somebody is 40 45 year old, the children are 10 years 12 years old, then definitely you have to do SIP in equity fund, उसमें तो बहुत स्टैंडर्ड है। तो ये तो आज आपने बहुत ही अच्छा और नया ज्ञान दिया है। जनरली तो हम जो सीखे वही है कि थोड़े आप रिटायर होने के बाद कंजर्वेटिव हो जाना चाहिए और आपका पैसा पूरा डेट में लगाना चाहिए। और आज आपने बहुत सही कंसेप्ट दिया कि 60-65 के बाद तो आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी तो 95 है, तो यू शुड प्लान अकॉर्डिंगली और इन्वेस्टमेंट। बहुत ही सही है आप बात बोली, क्योंकि वो हम डेट में जाएंगे तो वो अगेन वही वापस क्वेश्चन आएगा इन्फ्लेशन वाला। विनय जी, एक्चुअली क्या है कि हर 10-20 साल में हर जनरेशन में लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ती है। तो हमारे पेरेंट्स के जनरेशन की लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑलरेडी 75-80 पहुंच गई है। हमारे लाइफ एक्सपेक्टेंसी, हमारे जनरेशन की, आपकी हमारे जनरेशन की लाइफ एक्सपेक्टेंसी 85-90 पहुंच जाएगी। हमारे बच्चों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी 100 पार कर जाएगी। तो ये तो सोचना ही चाहिए। जो हम फ्यूचर, जैसा हम फ्यूचर के बारे में सोचता है वैसा फ्यूचर होगा नहीं एक्चुअली। गुड गुड। सर अभी काफी इन्वेस्टर्स बोल रहे हैं कि हमारा एसआईपी ऑलरेडी चल रहा है, किसी का 3 साल हो गया, 5 साल हो गया, तो बोल रहे हैं कि अभी हमें स्टॉप करना चाहिए या हमें इंक्रीज करना चाहिए। तो इंक्रीज करने का क्या आइडियल टाइम होता है, कितना करना चाहिए, कितना परसेंटेज से हमारी एसआईपी बढ़ानी चाहिए? देखिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है कि आप देखिए, जैसे आज मुझे आपने बताया कि हम अपने निवेशकों को, पार्टनर्स को, टुडे व्हेन आई वाज इनवाइटेड, आई वाज टोल्ड दैट वी विल स्पीक अबाउट म्यूचुअल फंड्स, वी विल टॉक बेसिक इक्विटी। तो मैंने अपने डिस्कशन की स्टार्टिंग जो है वो 3 साल 5 साल से नहीं की थी।
मैंने अपने डिस्कशन की जो स्टार्टिंग है वो ये बता के स्टार्टिंग किया कि लाइफ का फर्स्ट फर्स्ट स्टेज 0 to 25 होता है। लाइफ का सेकंड स्टेज मैंने क्या बताया था, 25 to 65 होता है। तो ये हम लोग 3 साल 5 साल के चक्कर में क्यों पड़ते हैं? देखिए, 3 साल 5 साल का बात कहाँ से आता है? जब हमको कोई पूछता है कि भैया इक्विटी में कम से कम कितने समय के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, तो हम बोलते हैं कम से कम 3 से 5 साल के लिए करना चाहिए, क्योंकि आम तौर पे इक्विटी में बहुत फ्लक्चुएशन होती है। और ऐसा देखा गया है कि 3 साल 5 साल आप एसआईपी करते हो तो कुछ ना कुछ निकल ही आता है, नुकसान नहीं होता है। ठीक है। अब ये सोच के जवाब दिया जाता है कि मिनिमम 3 से 5 साल है क्योंकि नुकसान नहीं होना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि आपका लाइफ का स्टेज ही 3 साल 5 साल का हो गया। आपका एक्चुअल जो प्लानिंग है वो तो 25 to 65 और 65 के आगे रिटायरमेंट का है। तो ये 3 साल 5 साल के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। अगर आप किसी फंड में इन्वेस्ट किए हैं, आप उससे खुश नहीं हैं, तो वहां से निकाल के कहीं और डालिए, ये अलग बात है। लेकिन आप हैं, हम हैं, जो भी हैं, एवरीबॉडीज इन्वेस्टमेंट होराइजन इज रनिंग इनटू डिकेड्स। सो देर इज नो क्वेश्चन, स्टॉप करके करेंगे क्या? चलिए एसआईपी स्टॉप कर दिए, जो पैसा जमा हुआ है वो निकाल दिए, इंक्रीज एसआईपी इंक्रीज भी नहीं किए, तो करेंगे क्या? बैंक में लगाएंगे? क्या करेंगे? ग्रो तो करना है, हर महीने कुछ ना कुछ कमाना है, जो कमा रहे हैं उससे एक्सपेंस को कंट्रोल करना है, कुछ ना कुछ सेविंग और इन्वेस्टिंग तो करना ही है। और लंबे अरसे में ग्रोथ आप देखिए, मैं 21 ईयर्स से स्टॉक मार्केट में हूँ। 21 ईयर्स में स्टॉक मार्केट को लेकर के मुझे 4 बार बड़े बड़े दिग्गजों ने, निवेशकों ने, पार्टनरों ने, 21 साल में 4 बार मेरे को ऐसा बताया गया है कि भैया दुनिया खत्म हो जाएगी। अब तक मैं देख रहा हूँ दुनिया खत्म तो हुई नहीं है अभी। और कई बार क्या होता है, बाजार गिरता है, जैसे मार्च 2020 आता है ना, बाजार जब गिरता है ना, तो ऐसा लोग सोचते हैं कि भाई अभी अगला डायनासोर हम ही है। अरे हम ह्यूमन बीइंग है, हम डायनासोर नहीं है। मेरे को 21 साल में 4 बार लोगों ने बोला है दुनिया खत्म हो जाएगा। नहीं खत्म होते, दुनिया नहीं खत्म होती है, ह्यूमन बीइंग अलग प्राणी है। सो दुनिया आगे चलेगी, कंपनियां भी चलेंगी, आप और हम भी चलेंगे, और ग्रोथ आएगा। मैंने देखा है, जब स्टार्ट किया तब निफ्टी तो कोई पूछता ही नहीं था। जब मैंने स्टार्ट किया तो सेंसेक्स 2000 पे था, निफ्टी का तो बात ही मत करो आप। तो 2000 का सेंसेक्स था, वो एक बार जब मैंने देखा, मैं कॉलेज से निकला 6000, मैंने नौकरी स्टार्ट की तो 2000 का सेंसेक्स तब तक हो गया था 6100। 6000 का सेंसेक्स अप्रैल 2003 में फिर हो गया 2600। 2600 से सेंसेक्स अगले साल 2004 में फिर 6000 पार कर गया। तो सबने सोचा कि अति हो गई, अब तो ये ऑल टाइम हाई आ गया, अब निकल लो। अब 2004 2001 में जब सेंसेक्स, नहीं, 2000 के साल में जब सेंसेक्स 6000 पार किया था, उसके बाद अप्रैल 2003 में 2600 पे आ गया। अगले साल फिर से प्रीवियस हाई जो था 6000 का, वो फिर से क्रॉस किया। तो तभी बहुत लोगों ने पैसा निकाल लिया था ये सोच के कि चलो चलो हो गया हो गया हो गया, फिर से 6000 हो गया, निकल लो। उसके बाद अब देखो 2008 आया तो 21000, 2009 आया, मार्च 2009 में फिर 8000। अब देखो आप कहाँ पे है। ऐसा बहुत बार हो गया, दुनिया खत्म हो जाएगी, हम डायनासोर बन जाएंगे, बहुत हो गया ऐसा। हम डायनासोर भी नहीं बने, दुनिया भी खत्म नहीं हुई। 50,000 क्रॉस हो गया, 55,000 पे आ गया। सो क्या है कि the world is moving ahead, sometimes it is moving slowly, sometimes it is moving fast। तो आप अपना टाइम होराइजन भी ऑप्टिमिस्टिक रखिए, टाइम होराइजन आगे देख करके रखिए। ह्यूमन बीइंग्स आर नॉट डायनासोर्स, ये भी ध्यान में रखिए। और अननेसेसरीली इन्वेस्टमेंट को रोकना, उसको रोकेंगे उसकी ग्रोथ रुक जाएगी। सो normally speaking, our ability to earn is growing every year or every 2 years, so we should be able to save more, so your SIP should be increasing। और कई सारे म्यूचुअल फंड्स हैं, जैसे अभी मैं तो म्यूचुअल फंड सेक्टर में हूं नहीं फिलहाल, लेकिन म्यूचुअल फंड्स तो ऐसे कई सारे हैं जो SIP का ऑटोमेटिकली टॉपअप है, या SIP का ऑटोमेटिकली अमाउंट हर साल थोड़ा बढ़ता है। इस तरीके का कई फैसिलिटीज है। तो सवाल ही नहीं है, SIP कंटिन्यू करना है और बढ़ाना भी है हर हर साल, जब भी अपनी पॉसिबिलिटी कैपेबिलिटी होती है तब। Oh, thank you very much, sir. Sir, can I retire early with the help of my mutual fund investment? डेफिनेटली यू कैन। हाँ जी, कैन यू हियर मी? Yes. Yeah, yeah, yeah. Yes, sir.
Yeah. So see, most important thing, गोल होना चाहिए. जो भी साहब या मैडम जो भी ये सवाल पूछ रहे हैं, इनको क्लियरली पता ये होना चाहिए, you should know how much money you need for your retirement. And please, you know, if I was in your place, I would not think of retiring early. That's my personal choice because I find it very uncertain. I don't know how many years I will live. So if I don't know how many years I will live, then I don't know how much retirement corpus I will require. If I don't know how much retirement corpus I will require, then I don't know how much I have to save every month. So it's my personal choice, but I will stick to the question. जो question मुझे पूछा गया है, उसके लिए मैं केवल इतना बोलूँगा कि two things. One, as long as you know how much money you need for your retirement, I am quite sure that equity mutual fund is the right way to accelerate your journey. And to, yes, through these investments, if you do it judiciously, if you do it in the right places, if you do it diligently, disciplined, you don't break your investment, you don't stop your SIP, you keep increasing your SIP every time your income or your ability to save increases, then certainly it can be achieved. सर, आप तो इतने नॉलेजेबल है, इतना आपको पूरा मार्केट का पता है, 20 साल से ज्यादा का आपका एक्सपीरियंस है, तो दी आपने ये स्टार्टिंग में यही बोला कि आप म्यूचुअल फंड में है, आपके इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, मेनली इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में करते हैं, बट हमारे काफी इन्वेस्टर्स बोल रहे हैं कि भाई डायरेक्ट इक्विटी बेटर ऑप्शन नहीं है म्यूचुअल फंड से ज्यादा. जैसे आपने जैसे बोला अप्रैल 20 से अप्रैल 21 में तो सभी ने ये ऐसा ही समझा है कि हम सब बेटर फंड मैनेजर हैं, सभी इन्वेस्टर. नहीं, वो ऐसा है, देखिए, अगर किसी ने अप्रैल 2020 में शुरुआत की है तो आज डेफिनेटली दे वुड फील कि डायरेक्टली करना चाहिए, आसान है, शायद बेटर ही कर रहे होंगे. लेकिन अप्रैल 2020 के बजाय अप्रैल 2019 में स्टार्ट किए होते और ये सेम एनालिसिस इंस्टेड ऑफ अप्रैल 2020 टू अप्रैल 2021 you do the same analysis with the same shares which you are holding today, अप्रैल 19 to अप्रैल 20, बस एक साल पिछले का भी हिसाब, सेम हिसाब कर लीजिए आप, फिर आप इसको इंडेक्स के साथ, म्यूचुअल फंड के साथ कंपेयर करिए, फिर देखिए कैसा रिजल्ट आता है. तो जैसे अभी तो हम हिंदी और इंग्लिश में बात कर रहे हैं, मैं मुंबई से बिलोंग करता हूँ और मराठी मुझे बहुत, मतलब आई लाइक मराठी एज अ लैंग्वेज. मराठी में, हमारे मुंबई में कहावत है, दिसतं तसं नसतं. जो दिखता है वो होता नहीं है, इतना आसान नहीं है. नहीं नहीं, सही बोला आपने सर. ये आपने बहुत अच्छा बोला कि आप अप्रैल 20 से 21 का एनालिसिस नहीं करो, आप अप्रैल 19 से 21 का करो, देन यू कंपेयर विद द म्यूचुअल फंड्स, देन यू विल कम. और 18-19 का भी कर सकते हो. सही. 18-19, 19-20, 18-19, 19-20, 20-21, तीनों साल का अलग अलग करो. केवल जैसा हम बोलते हैं ना कि भाई एक डेटा देख करके पूरा हिसाब नहीं बनाना चाहिए, अलग अलग डेटा देखना चाहिए. अगर आपको कोई बोले कि भैया लोनावाला तो बहुत बढ़िया प्लेस है रहने के लिए, तो आप उसको पूछो भाई कौन से महीने में गए थे, तो मैं लोनावाला गया था, जनवरी में गया था. उसको बोले बॉस कभी मई में गया है क्या? तो सेम है ना. अगर कोई मुझे बोले नहीं नहीं डायरेक्ट ही करना चाहिए, मैं पूछूंगा ना भैया कब चालू किया, बोलेंगे अप्रैल 2020. अच्छा, अप्रैल 2018 में चालू किया है क्या? नहीं तो नहीं किया है. तो ऐसा नहीं होता है ना, डेटा पूरा देखना पड़ता है. सही बोला आपने सर, सही बोला. हाँ, यही मिस्टेक करते हैं इन्वेस्टर्स और यहाँ पे ही फंस जाते हैं. अच्छा सर, अभी आप ये जो इन्वेस्टमेंट्स के लिए तो आप जो बोल रहे हैं कि 3-5 साल तो भूल ही जाओ, आप डिकेड्स के लिए कर रहे हैं, तो फिर इसका मतलब तो ये हुआ है हमें तो कोई रिटर्न पे तो फोकस ही नहीं करना चाहिए, रादर हमें वी शुड ऑलवेज फोकस टुवर्ड्स आवर गोल, कि मेरा गोल अभी कितना दूर है, मैं गोल पे पहुंचा कि नहीं, वही मेरी नजर होनी चाहिए. रिटर्न्स तो बाय प्रोडक्ट है, ऐसा ही समझ के चलना चाहिए. ऐसा भगवत गीता में था ना कि सही कर्म करना चाहिए. सो ऐसा है कि यू हैव टू फोकस ऑन द प्रोसेस. इफ यू फॉलो द राइट प्रोसेस, you will get the right output.
देखिए, आउटपुट के लिए एम करोगे, जितने लोग मैन्युफैक्चरिंग में है या इंडस्ट्रीज में है इनको ये बढ़िया समझ में आता है, या जितने लोग कोई भी प्रोसेसेस या मैन्युफैक्चरिंग या रिफाइनिंग या डिस्टिलरी या केमिस्ट्री या ये सब चीज़ें जो लोग समझते हैं उनको समझ में आता है कि एक आउटपुट को एम करने से आउटपुट नहीं मिलता है। सही सही इंग्रेडिएंट्स डालिए, सही सही टेम्परेचर पे उसको पकाइए, सही सही इक्विपमेंट्स यूज करिए, सही सही प्रोसेस फॉलो करिए, रॉ मटेरियल की क्वालिटी को चेक करिए, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, ये सब को ध्यान में रखिए। तो सही सही प्रोसेस फॉलो करने से सही आउटपुट मिलता है। आउटपुट को चेज करने से आउटपुट नहीं मिलता है कभी। तो ये नहीं है कि कर्म की फल की चिंता मत कर, कर्म किए जा। सही सही कर्म करोगे तो ही सही फल निकलेगा। दैट इज द वे टू एक्चुअली लुक एट इट। बहुत सही बात बोला सर आपने कि आप सही कर्म करते रहो तो आपको सही फल मिल ही जाना है, और आपको राइट प्रोसेस फॉलो करना है। जैसे आपने मैन्युफैक्चरिंग के रिलेटेड बताया, वैसे ही आपको इन्वेस्टमेंट में आपको पैशंस रखनी है, और आपके फाइनेंशियल एडवाइजर्स जो आपको गाइड करते हैं उस हिसाब से आप प्रोसेस फॉलो करते रहिए, तो आपके डेफिनेटली जो आउटपुट है वो डेफिनेटली अचीव होएगा। सर अभी ये टाइम में काफी इंटरेस्ट रेट डाउन गए हैं, बैंक्स के रेट्स, इंटरेस्ट रेट्स काफी डाउन हो गए हैं। तो ये बैंक्स के रिटर्न्स तो काफी डाउन हो गए, तो अभी काफी जो जिनको फिक्स इनकम की रिक्वायरमेंट थी उनको ये उनके फिक्स इनकम में काफी तकलीफ आ रही है। तो ऐसे जो इन्वेस्टर्स हैं कि जिनको फिक्स इनकम चाहिए, उनके लिए क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, और किस हिसाब से म्यूचुअल फंड में वो इन्वेस्ट कर सकते हैं? देखिए, आजकल फिक्स्ड इनकम को रिप्लेस करने के लिए ये मल्टी एसेट फंड और ये मिक्स्ड एसेट फंड या मल्टी एसेट फंड जो हैं, जो पूरा का पूरा पैसा इक्विटी में नहीं लगाते हैं लेकिन एक मिक्स तरीके से लगाते हैं, तो इनका यही ऑब्जेक्टिव होता है कि 8-9% रिटर्न मिले। देखिए, इसमें भी इक्विटी होता है तो फ्लक्चुएशन होती है, लेकिन ये सब जो प्रोडक्ट्स हैं इसमें समझिए कि 8-9% रिटर्न मिल सकता है और फ्लक्चुएशन कम हो, मतलब फिक्स्ड इनकम से बढ़िया रिटर्न लेकिन इक्विटी जैसा फ्लक्चुएशन भी नहीं हो। तो डायनामिक फंड्स हैं, मल्टी एसेट फंड्स हैं। तो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में तो इसके ऊपर काफ़ी काम हुआ है। एनजे के जो हमारे पार्टनर्स हैं इनको भी ये सारे पता है। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में इसके ऊपर काफ़ी काम हुआ है कि भाई इंटरेस्ट रेट गिर गए तो इसको बैंकों के एफडीज और ये सब जो प्रोडक्ट्स हैं या हमारे इनकम फंड्स जो हैं इसके भी रिटर्न गिर गए काफ़ी। तो इन सब प्रोडक्ट्स को रिप्लेस करने के लिए कैसे इसकी भरपाई करें और कैसे इसको रिप्लेस करें, तो उसके ऊपर काफ़ी काम हुआ है। आजकल इसके काफ़ी प्रोडक्ट्स हैं भी, तो डेफिनेटली चॉइसेस आर अवेलेबल, यू शुड डेफिनेटली कंसिडर देम। ओह, दैट्स गुड। तो मतलब उसके लिए भी आपके पास ऑप्शंस हैं, मतलब म्यूचुअल फंड में आपकी हर एक नीड का सॉल्यूशन है, मतलब आप आपकी सारी नीड यहाँ पे सेटिस्फाई कर सकते हैं। जब ऐसा सिनारियो है कि इंटरेस्ट रेट इतने डाउन हो गए, वो टाइम में भी आप 8-9% का रिटर्न आप कमा सकते हैं, ऐसे भी प्रोडक्ट्स है। तो उसके लिए डेफिनेटली यू कैन कंसल्ट योर एनजे पार्टनर एंड यू कैन गेट द सॉल्यूशन फॉर द सेम। सर अभी हमारा टाइम काफी हो गया है और क्वेश्चंस तो बहुत है, क्योंकि आपकी फैन फॉलोइंग काफी ज्यादा है हमारे थैंक यू। नेटवर्क में। तो आपसे एक लास्ट क्वेश्चन है कि इन्वेस्टर्स का फेयर एक्सपेक्टेशन अभी ये सिनारियो में रिटर्न ये, और उसको किस हिसाब से उनका फ्यूचर इन्वेस्टमेंट प्लान करना चाहिए? विनय भाई, लाइन में थोड़ी डिस्टरबेंस थी, लेकिन अगर मैं समझ सकता हूँ आप ये पूछ रहे हैं कि रिटर्न एक्सपेक्टेशन किस तरीके का रखना चाहिए, इज दैट करेक्ट? करेक्ट, करेक्ट। लुकिंग एट प्रेजेंट सिनेरियो। सो देखिए, इक्विटी में तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी एक चीज़ आप ध्यान में रखिए, इसका आई एम पर्सनली वेरी बुलिश, और मैं आमतौर पे मैं इक्विटी पे हमेशा मेरा थिंकिंग इक्विटी को लेकर के पॉजिटिव ही रहता है। और ये 30-40% गिरावट भी आती है तभी भी मुझे कोई मेरी रात की नींद हराम नहीं होती है, मुझे कोई डर नहीं लगता है। तो मैं ये समझ सकता हूँ कि सबका ऐसा थिंकिंग शायद नहीं होगा, लेकिन मुझे 100% बिलीव होती है। निफ्टी 7,000 हो जाए, 8,000 हो जाए या 14,000 हो जाए, मेरे को उससे कोई चिंता नहीं होती है। और मैं हमेशा पूरा का पूरा अपना पूरा पैसा इक्विटी में ही इन्वेस्ट करता हूँ।
तो जैसा भी आप पूछ रहे हैं कि किस तरीके की एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए, तो वैसे वैसे तो लोगों को 14 साढ़े 14 हजार की बहुत चिंता है। और जैसा मैंने शुरुआत में ही बताया, ये कोविड को लेकर भी काफ़ी चिंता है। लेकिन क्या है कि ये जो कोविड का सिनेरियो है, इसमें अभी अनफॉर्चुनेटली नुकसान काफ़ी हो रहा है लोगों का। लेकिन ये पिछले साल की तरह का पूरा लॉकडाउन नहीं है। दूसरी बात कि अभी क्या है कि कभी फास्ट कभी स्लो, लेकिन अल्टीमेटली वैक्सीनेशन का काम चल रहा है। तीसरी बात कि इस बार का ये जो सेकेंड वेव का जो वायरस है, ये स्प्रेड काफ़ी हो रहा है। लेकिन पहले के मुकाबले जो परसेंटेज फेटेलिटीज़ बोले या जो भी बोले, अभी फ्रैंकली स्पीकिंग कोई भी फेटेलिटी नहीं होनी चाहिए। एक फेटेलिटी भी अगर होती है तो कहीं न कहीं पे किसी के ऊपर बहुत भारी उसका असर पड़ता है। लेकिन इस बार का जो ये सेकेंड वेव है, इसमें स्प्रेड बहुत ज़्यादा है, लेकिन फेटेलिटीज़ उसके प्रोपोर्शन में कम है, और वैक्सीनेशन भी हो रही है। लेकिन ये सब जब चीज़ें, जो नेगेटिव चीज़ें जो हमको दिख रही है, इसके पीछे एक चीज़ आप ध्यान में रखिए कि ये जो कोविड का इंडिया में नहीं लेकिन पूरे दुनिया भर में हुआ है। इसकी वजह से क्या हुआ है कि हम फिर से ज़ीरो इंटरेस्ट रेट और बहुत हाई लिक्विडिटी पे आ गए हैं। दूसरी बात, आम तौर पे आर्थिक व्यवस्था में तेजी फिर मंदी, फिर तेजी फिर मंदी, इस तरीके का साइकिल होता है। जितने भी लोग बाजार में लंबे अरसे से, इन्होंने 2003 से लेके 2008 में देखा है कि आर्थिक व्यवस्था में वाकई में जब तेजी आती है, आर्थिक व्यवस्था में वाकई में तेजी कब हम बोल सकते हैं, जब हमारी नॉमिनल जीडीपी 12 से 14% ग्रो होती है, कंपनियों के ईपीएस की ग्रोथ 15-20% साल दर साल होती है। ऐसा हमने 2003 से 2008 में देखा है। उसके बाद पिछले 4-5 साल में आप देखिए अगर, तो इंटरनेशनली कुछ हो गया, कहीं पे डिमोनेटाइजेशन, जीएसटी, रेरा, आईएलएफएस का डिफॉल्ट, फिर ये कोविड। पिछले 6-7 साल जो है मार्केट में और आर्थिक व्यवस्था में काफ़ी डिस्टर्बेंस रहा है। लेकिन ये, भले पिछले 6-7 साल का हमारा रीसेंट एक्सपीरियंस यही है कि आर्थिक व्यवस्था में बहुत डिसरप्शन होती है, लेकिन हकीकत में आर्थिक व्यवस्था में केवल डिसरप्शन नहीं होती है, हकीकत में तेजी के बाद मंदी, मंदी के बाद तेजी, इस तरीके की साइकिल आती है। तो जितने हमारे साथ नए जुड़े हैं या जितने यंगस्टर्स हैं, या इंडिया के पॉपुलेशन में ज़्यादा से ज़्यादा लोग तो 30 साल के हैं या 30 के नीचे के हैं, तो 2003 से 2008 तेजी जब होती है, तो वाकई में जब तेजी होती है तब बाजार में क्या होता है, ये कई सारे लोगों ने आज तक कभी देखा ही नहीं है। तो हमारे जैसे लोग जो हैं वो जब बात करते हैं, तो उनको लगता है जब पता नहीं क्या बकवास कर रहे हैं, ऐसा तो तेजी तो कुछ होता नहीं, हमने तो देखा नहीं है। अब क्या है कि भाई आपने नहीं देखा इसका मतलब ये नहीं कि ऐसा होता नहीं है, एक्चुअली ऐसा होता है। पिछले 6-7 साल में जैसे मैंने बताया, अब टाइम भी कम है तो पूरा इलैबोरेट नहीं कर सकते, लेकिन पिछले 6-7 साल में काफ़ी सारे इंटरप्शंस हुए जिसकी वजह से आपने तेजी देखी नहीं है। लेकिन हकीकत में अब हम कहाँ पे आ गए हैं, एक नई आर्थिक व्यवस्था में एक नई साइकिल की शुरुआत हो रही है, क्योंकि दुनिया भर में ज़ीरो इंटरेस्ट रेट, हाई लिक्विडिटी, सारे कहीं न कहीं पे एक तरीके से आप देखें जैसे रीसेट बटन दब गया है। तो मेरा ऐसा मानना है कि रिटर्न एक्सपेक्टेशन जो है, कम से कम लो डबल डिजिट टू 10 टू 15% सीएजीआर, इस तरीके की इक्विटी की एक्सपेक्टेशन हमको रखनी चाहिए। शर्त जो पहले से मैंने बताई वही रहेगी, कभी भी इन्वेस्ट करेंगे मिनिमम टाइम होराइजन 5 इयर्स रहेगा, और पैसे की ज़रूरत नहीं पड़े तो नहीं निकालिएगा, और पैनिक नहीं करना चाहिए। ये हमेशा लोग बोलते हैं बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फियरफुल, बी फियरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी। ऐसी चीज़ें लोग अपने दीवारों पे यहाँ वहाँ पोस्टर लगा के रखते हैं, लेकिन वक्त आने पे करते नहीं है, यही प्रॉब्लम है। तो पैसा तो बहुत बनेगा, एक्सपेक्टेशन भी बढ़िया रहेगी, लेकिन हमको अपना डिसिप्लिन जो है वो बरकरार रखना है, और लोग जब पैनिक करें तो हमको नहीं पैनिक करना है। और एक चीज़ याद रखिए, जैसा मैंने पहले भी 2-3 बार बताया, हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, डायनासोर नहीं है। तो ऐसा कोई बोलेगा दुनिया खत्म हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता, दुनिया खत्म नहीं होती है। बहुत सही बोला सर। हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, डायनासोर नहीं है। आप जैसे बोले कि आपके 20 साल में आपको तो 4 बार स्टॉलवर्ड्स बोल चुके हैं दुनिया खत्म हो जाएगी, और अब आज तक नहीं हुई है, तो अभी भी ये डेफिनेटली नहीं होएगी। और आपने जो बोला है कि आपको ये टाइम में पैनिक नहीं करना चाहिए, आप तो बोलते हैं मेरे तो 30-40% मार्केट हो जाता है तो भी आपका कुछ इफेक्ट नहीं होती है, आपकी रातों की नींद खराब नहीं होती है। तो डेफिनेटली दैट बिहेवियर should be developed by all our investors, एंड अगर वो एक बिहेवियर से सब मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे तो उनको भी ये जो टाइम है वो आपके जैसे ही आपको अपॉर्चुनिटी बत, लग
आपको पता है सब कुछ बिहेवियर को लेकर ही हो रहा है आजकल। जितने लोग भी इकोनॉमिक्स वगैरह के बारे में कभी आप गूगल करिएगा, पिछले 15 साल में जो इकोनॉमिक्स, जैसे नोबेल प्राइज बोलते हैं हम, नोबेल प्राइज, राइट, जो किसी भी क्षेत्र में बहुत बढ़िया काम करता है उसको नोबेल प्राइज मिलता है। करेक्ट। आपको पता है कि इकोनॉमिक्स का जो नोबेल प्राइज है वो पिछले 10-15 साल में कम से कम 3 बार, इकोनॉमिक्स का, अर्थशास्त्र का जो नोबेल प्राइज है, पिछले 10-15 साल में कम से कम 3 बार ऐसे लोगों को मिला है जो ह्यूमन साइकोलॉजी और ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करते हैं। जो सप्लाई डिमांड इंटरेस्ट रेट एक्सचेंज रेट की बात करते हैं उनको मिलता था, लेकिन पिछले 10-15 साल में कम से कम 3 बार ऐसा हुआ है कि अर्थशास्त्र का जो नोबेल प्राइज है वो ह्यूमन बिहेवियर और साइकोलॉजी को स्टडी करने वालों को मिला है। तो बहुत सही बात बोली आपने सर, ये तो एकदम हमारे लिए भी न्यू थिंग है। आपको ये जैसे रिचर्ड थेलर है, डैनियल कानेमैन है, इनको सबको नोबेल प्राइज मिला हुआ है। ये बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, अर्थशास्त्र हैं, लेकिन इनको ह्यूमन बिहेवियर और ह्यूमन साइकोलॉजी पढ़ने के लिए नोबेल प्राइज मिला हुआ है। एक्चुअली आप देखिएगा, गूगल कर सकते हैं आप इसको। नहीं नहीं, सही बोला आपने, और ये एकदम आपने सही बोला कि सर अल्टीमेटली आपका जो बिहेवियर है वही डिसाइड करता है कि आप अल्टीमेटली लॉन्ग टर्म में आपके गोल अचीव कर पाओगे कि नहीं। तो आपने जो सही बोला कि आपने पहले ही मेंशन किया कि आप सही प्रोसेस फॉलो करो, सही कर्म करो, तो डेफिनेटली आपको राइट आउटपुट मिल जाएगा। तो हमारी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है, जो आज आशीष सर ने बोला है कि आप पैनिक नहीं करिए, आपके गोल के हिसाब से इन्वेस्ट करते रहिए। आपका इन्वेस्टमेंट जो है वो डिकेड्स के लिए है, कोई भी आपका इन्वेस्टमेंट जो है वो कोई शॉर्ट टर्म के लिए नहीं है। तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है, और इसमें आपकी जो गोल है वो अचीव होएगी। बट बीच में जो सर ने ग्राफ दिखाया था, ऐसी बम्पी राइड रहेगी, और उससे हमें पैनिक नहीं करना है, रादर उसे हमें एज ए अपॉर्चुनिटी यूटिलाइज करनी है। सो आज सर आपने काफी चीजें नई बताई, जानने को मिली। आपने काफी हमारे पुराने वेदास शास्त्रांश के साथ भी काफी चीजें लिंक की, और ये काफी इंटरेस्टिंग सेशन रहा। और आपने ये जो नोबेल प्राइज वाली इकोनॉमिक्स के रिलेटेड तो जो बात बताई वो तो एकदम हिट कर गई कि भाई अल्टीमेटली इन्वेस्टमेंट में ये डिमांड सप्लाई ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपका बिहेवियर इंपॉर्टेंट है। और आपका बिहेवियर प्रॉपर है, आप पॉजिटिव है, और आप ज्यादा से ज्यादा टाइम देंगे आपके इन्वेस्टमेंट्स को, तो आपके डिजायर रिटर्न्स बनने ही है। सो सर, थैंक यू वेरी मच। एज ऑलवेज यू आर ऑलवेज मोटिवेटिंग एंड encouraging फॉर आवर एंटायर नेटवर्क, आवर क्लाइंट्स। तो आज के सेशंस में भी हमारे क्लाइंट्स पार्टनर्स को काफी अच्छा नॉलेज मिला है, समझ मिली है। हम ये उम्मीद करते हैं कि बहुत ही जल्द आपसे वापस दोबारा ऐसा सेशन होएगा, और आप ऐसी और कुछ नई चीजें जो है हमें बताएंगे, और हमें एनलाइट करते रहेंगे अबाउट द न्यू थिंग्स। अभी आप सबका बहुत बहुत ही आभार, हमारे सारे पार्टनर्स, इन्वेस्टर्स, मेनली आशीष जी फॉर टेकिंग आउट हिज टाइम। एंड हम भगवान से ये प्रार्थना करेंगे कि हमारे जितने भी पार्टनर्स हैं, हमारे एसोसिएट्स हैं, उनके फैमिली मेंबर्स सब सेफ रहें, और सबकी हेल्थ अच्छी रहे। और आप सब जितना हो सकता है उतना आप घर पे रहिए, बाहर ज्यादा जाना अवॉइड करिए। आप सबके जो भी काम है, आप सबके पास एनजे पार्टनर्स के पास पूरा डिजिटल प्लेटफॉर्म अवेलेबल है। आपके सारे काम, चाहे परचेज, रिडेम्पशन, स्विच, सब ऑनलाइन हो जाएगा, डिजिटल हो जाएगा, फोन पे हो जाएगा। आपको कोई फिजिकल फॉर्म भरने का, जाने का जरूरत नहीं है। सो डोंट पुट yourself in unnecessary risk, utilize as much as digital mode। आप भी सेफ रहिए, आपके क्लाइंट्स को भी सेफ रखिए, और आपके फैमिली मेंबर्स को भी सेफ रखिए। विश यू ऑल द बेस्ट एंड विश यू healthy life। थैंक यू, थैंक यू।
સર સેશન કમ્પ્લીટ. યસ યસ. અચ્છા વખત પેલું એટેન્ડન્સ લિસ્ટ મોકલી દેજો ને. હા ઓકે સર.